मोस्ट वेलकम न्यू स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। नाम बेबी दम एडियोसेंस, और इस चैनल के हर एक लेक्चर में भी बहुत दम है। और यकीन नहीं है तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप एकदम अंत तक जुड़े रहिएगा, बिना स्किप किए हुए। देखिए, गजब का मजा आने वाला है। क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के बारे में। तो वे बालिकाएं जो कि गृह विज्ञान को ली हुई हैं, वो वीडियो में अंत तक बनी रहेंगी, चाहे वो 10th की हों चाहे 12th की हों। देखिए, 12th की बालिकाएं तो मुख्य रूप से बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगी, लेकिन 10th की जो बालिकाएं हैं उनको भी यहाँ से भरपूर लाभ मिलने वाला है। और फटाफट से इस चैनल का लिंक लोगों पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा, ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। डिस्कशन हम लोग यहाँ पर देखिए सेशन में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे पहले। उसके बाद फिर हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर की जो मेरी सीरीज है मैं उसको स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आपको देखना है, ये मेरी एक शर्त है डिस्कशन। और फटाफट से इसे शेयर करना आप लोग की जिम्मेदारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, शिशु मृत्यु से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा जो प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर बनाए गए हैं। तीसरा देखिए, क्या हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। देखिए दोस्तों, जानते हैं आप लोग कि जो गृह विज्ञान होता है उसमें बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो उसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो होती है वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, ये सभी जो प्रश्न है वो प्रश्नों की सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्नों की सीरीज के डिस्कशन के साथ साथ में अभी डिस्कशन बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अभी इन प्रश्नों के डिस्कशन के बाद मैं आप लोगों को देखिए सेशन स्टार्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, छठवां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवां हम लोग का प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर को रोकने के कोई दो उपाय बताइए। क्या उपाय है, किन विधियों द्वारा हम लोग इसे समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आठवां हम लोग का प्रश्न है, स्तन त्याग से क्या तात्पर्य है। नौवां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है। दसवां हम लोग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संतुलित आहार का महत्व बताइए। देखिए, ये जो प्रश्न है क्लास 12th और 10th दोनों ही क्लास की बालिकाओं के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कशन हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहीं पर हम लोग समाप्त नहीं होंगे डिस्कशन, हम लोग का भी महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग ये 23 जो पेज हैं का ये सेशन है डिस्कशन, और वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को जुड़े रहना है। रुधिर का संगठन लिखिए, ये है आप लोग का 11वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है, हृदय के कार्य लिखिए। 13वां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा डिस्कशन यहाँ पर, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। 14वां हम लोग का प्रश्न है, स्वर यंत्र किसे कहते हैं। 15वां हम लोग का है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। डिस्कशन यहाँ प्रश्नों की सीरीज का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है, ये मत समझिएगा कि बस प्रश्नों की डिस्कशन ही किया जाएगा। अभी आप लोगों को एकदम मजेदार सेशन आगे आने वाला है स्किप, लेकिन इन प्रश्नों को एक बार आप देख लेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा डिस्कशन कि हाँ, किस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार से प्रश्नों का डिस्कशन सर आगे लेक्चर में जो है वो कर रहे हैं। 16वां देखिए प्रश्न क्या है, मृदा प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वां प्रश्न क्या डिस्कशन, सुनामी की उत्पत्ति किस अन्य आपदा से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर दहेज का हमेशा उत्पीड़न सुनते रहते हैं कि दहेज संबंधित अपराध की सुनवाई कहाँ की जाती है। ये जो प्रश्न है वो 18वां प्रश्न है, और बहुत ही ज़्यादा ये सभी जो प्रश्न है वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। और देखिए 19वां आपका प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर, डिस्टेंस दांत आसानी से निकल आए इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। ये हम लोग का 19वां प्रश्न है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है, ये प्रश्न संख्या 20 है। ठीक है डिस्टेंस, और दोनों ही प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा, ये सभी जो प्रश्न आप लोग को मैंने दिखाया डिस्टेंस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए यहीं पर आप लोग का ये सेशन स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ प्रश्नों का सीरीज। अब यहाँ से डिस्टेंस हम लोग का महत्वपूर्ण जो सीरीज है, अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे, और वीडियो में अंत तक आप लोग को एकदम बने रहना है डिस्कशन। और फटाफट से इस चैनल का लिंक जो अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर आप लोग को मिलेगा 950 690 250 7। उस नंबर जुड़िए और महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होंगी, इन्फॉर्मेशन होगा, उनका एक भरपूर लाभ उठाइए। चलिए पहला हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, चाहे वो 10th की बालिकाएं हो चाहे 12th की बालिकाएं हो, यदि उनका गृह विज्ञान का सब्जेक्ट है तो उनके दोनों ही क्लासों के बालिकाओं के पेपर में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। संतुलित आहार का क्या अर्थ है। देखिए, संतुलित आहार किसे कहते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर किसकी बात हो रही है, संतुलित आहार की बात हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, संतुलित आहार किसे कहते हैं हम लोग। ये एक ऐसा आहार है दोस्तों जिसमें कुछ निश्चित मात्रा में अनुपात में देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, ताकि कैलोरी, प्रोटीन हो गया, कैलोरी की बात हो गई, प्रोटीन की बात हो गया, खनिज के बारे में बात हो गया, विटामिन की बात हो गई, और पोषक तत्व जो होता है, पोषक तत्व की बात होगी, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। मतलब एक ऐसा भोजन
मतलब डिशेस की एक ऐसा पर्याप्त भोजन जिसमें मिले कि जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, पोषक तत्व जितने भी हैं, वो सभी के सभी उस भोजन में, उस आहार में उपस्थित हों। उसे ही हम लोग बोलते हैं डिशेस संतुलित आहार, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए अगर बात करें हम लोग आगे संतुलित आहार के बारे में, तो आपकी पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जिस आहार के द्वारा होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं संतुलित आहार, ठीक है? आपकी पोषण संबंधित जितनी भी समस्याएँ होती हैं डिशेस उसको पूरा करता है जो, उसे ही जिस आहार के द्वारा ये पूरा कंप्लीट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। ये हम लोग का जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों में एक हो जाएगा और ये पहला ही प्रश्न है डिस्कस और बहुत ही जानदार प्रश्न है। देखिए, मैंने अभी प्रश्न का डिस्कसन आप लोग के साथ ऊपर किया हुआ था डिस्कस। हीमोग्लोबिन देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, प्रश्न को मैंने डिस्कसन किया था अभी आपके साथ। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसका जो है सॉल्यूशन आपके साथ या उत्तर के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कसन करने जा रहे हैं। देखिए डिस्कस यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, हीमोग्लोबिन देखा जाए तो क्या होता है? हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस पहुंचाता है। यही हीमोग्लोबिन का क्या होता है? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कार्य होता है, ठीक है ना? देखिए दोस्तों जब ऑक्सीजन को लाना लाना तो ऑक्सीजन को लाता है तो उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का जब काम करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसे हम लोग, ठीक है? मुख्य कार्य के रूप में ये बात होती है। हीमोग्लोबिन ही देखिए लाल रक्त कोशिकाओं का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन होता है। देखिए लाल रक्त कणिकाओं को अगर हम लोग कहें कि ये लाल रंग है तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं से हीमोग्लोबिन उसमें महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है, ठीक है? तो भूमिका हीमोग्लोबिन की वजह से ही देखिए क्या होता है रुधिर का जो रंग लाल के पीछे देखिए वजह होता है और वह हीमोग्लोबिन ही लाल रक्त कोशिकाओं का वह भाग है जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन होता है। ठीक है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ये दोनों ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न रक्त से भी रुधिर से भी प्रश्न नियमित तौर पर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए डिस्कशन मैंने प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ पहले ही ऑलरेडी कर रखा है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, शिशु मृत्यु से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन 10th की बालिकाओं के लिए भी साथ ही साथ 12th की बालिकाओं के लिए भी, ठीक है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शिशु मृत्यु से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं से में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। देखिए 1000 जीवित जो बच्चे जन्म लिए डिस्टेंस तो उसमें कहा गया 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या का ये अनुपातिक गुणांक निकालते हैं जब हम लोग तो 1000 जीवित बच्चों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उसे ही हम लोग एक तरीके से बोलते हैं शिशु मृत्यु। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो दुनिया भर में शिशु मृत्यु का सबसे आम कारण जो होता है दस्त से हुआ निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का जानते हैं कि पूरा पानी जो होता है बॉडी से क्या होता है डिस्टेंस वो निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात है शरीर में पानी कितना ज़्यादा आवश्यक अपना पोषक तत्व है और कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिलती है। तो 1000 जीवित जन्मे शिशुओं से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या का अनुपात जो होता है डिस्टेंस उसे ही हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, क्या शिशु मृत्यु बोलते हैं, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की अपने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये डिस्टेंस। देखिए चौथा आप लोग का प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय आपदा। आपदा देखिए अभी कोरोना जो था आया हुआ, कोरोना महामारी में कोई घर से बाहर नहीं निकला, जो बाहर निकले थे मतलब सुझा दे रहे थे मार मार के सब लोग। तो डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि वो भी कहीं ना कहीं से वो भी एक बहुत बड़ी आपदा थी। तो राष्ट्रीय आपदा से हम लोग अगर कहा जाए डिस्टेंस तो एक आपदा की दुर्लभ गंभीरता को राष्ट्रीय आपदा तब कहा जाता है जब यह राज्य की 1/3 आबादी को प्रभावित करती है। गौरतलब है कि उत्तराखंड चक्रवात हुदहुद फ्लैश बाढ़ को बाद में गंभीर प्रकृति की आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया। देखिए यहाँ पर एक बात किया जा रहा है, उत्तराखंड में जो चक्रवात हुदहुद जो फ्लैश बाढ़ आया हुआ था तो उसको भी एक गंभीर आपदाओं के रूप में डिस्कशन उसका किया गया, देखा गया। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात थी। और जब भी अगर राज्य की 1/3 आबादी अगर प्रभावित हो जाती है उस आपदा से तो उसे हम लोग निश्चित तौर पर जो होता है डिस्कशन वो राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में उसे हम लोग रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है डिस्कस, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा हम लोग का प्रश्न है शिशु का भार क्यों ज्ञात करते रहना चाहिए? देखिए डिस्कस बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जब इसके उत्तर के बारे में तो शिशु की आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होती है। भाई जाहिर सी बात है स्वाभाविक होगा। इस वृद्धि के कारण उसकी भूख भी बढ़ती है, भूख बढ़ेगी जाहिर सी बात है। जब भूख बढ़ेगा तो भाई पहले कोई आधे रोटी खाता था, बाद में 1 रोटी खाने लगा, 2 रोटी खाने लगा, 5 रोटी 4 मतलब जैसा जिसका आहार हो गया। शरीर जब वो मानसिक और शारीरिक रूप से वो विकसित हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी आवश्यकताओं क्या होंगी, बढ़ेंगी, भूख भी बढ़ती है जिससे उसे अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये पता चलता है कि हाँ वास्तव में चीज़ें
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों का था क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ये बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्वेत रक्त कणिकाओं से है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ड्यूसेंस। प्रश्नों की संख्या पर मत जाइएगा, प्रश्न देखिएगा, एक से बढ़कर एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। और ड्यूसेंस ये जो आधे घंटे 1 घंटे का सेशन रहेगा, ये आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये चल रही है, मतलब पूरा का पूरा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा रहा है ड्यूसेंस, सरल और आसान एकदम भाषा में पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तो फटाफट से वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसे शेयर यदि कर देते हैं ड्यूसेंस तो ये एक रहेगा कि हाँ डीजे सर फैमिली जो है वो उनकी जो मेंबरशिप है वो उनकी संख्या बढ़ रही है, मतलब लोगों का इस चैनल के प्रति जो विश्वास होगा वो बढ़ता जाएगा। और ड्यूसेंस विश्वास यदि आप लोग निश्चित तौर पर करेंगे तो मैं भी उस पर बेस्ट अपना तरीके से वर्क करने का पूरा प्रयास करूँगा। पूरा मैं अपना बेस्ट अपनी तरफ से पूरा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले हम लोग प्रश्न को। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC की बात हो रहा है ना, व्हाइट ब्लड सेल की बात हो रहा है। श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में बात किया है। देखिए शरीर के लिए सफेद रक्त कोशिकाओं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संक्रामक बीमारी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाए तो संक्रामक बीमारियों और बाहरी हानिकारक प्रभाव से क्या करती हैं, शरीर को रक्षा प्रदान करने का काम होती है। देखिए रक्षा प्रदान करना का काम जो होता है वो WBC के जीव में ही होता है, और संक्रामक बीमारियों से देखा जाए तो मुख्य तौर पर होता है, ठीक है ना। और ये श्वेत रक्त कणिकाएं तो जानते हैं कि 1 या 2 दिन का जीवन काल इनका होता है, जबकि लाल उदर कणिकाएं जो होती है उनका 120 दिन का जीवन काल होता है। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं देखिए जब होता है, जब संक्रामक बीमारी में क्या होता है, बहुत तेजी से ये कणिकाएं समाप्त होती हैं, मिटती हैं ना। तो ये बहुत ही ये रक्षा प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण कोशिका है। इसी वजह से यह कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। देखिए प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण भाग में भी श्वेत रक्त कणिकाओं का नाम जरूर लिया जाता है। बीमारियों से बचाव के लिए देखिए इनका स्तर जो होता है सामान्य बनाए रखने की जरूरत होती है। उस परिस्थिति में क्या होता है, WBC का काम देखा जाए तो बहुत तेजी से वो घटता है, लेकिन बीमारियों से बचाव के लिए देखा जाए तो स्तर जो होता है सामान्य बनाए रखने की जरूरत होती है, नहीं तो दिक्कत होने लगता है ड्यूरेशंस। और खासतौर पर देखा जाए तो संक्रामक बीमारियों का जो है रक्षा कवच जो है संक्रामक बीमारियों से, वो इसका काम होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सभी के सभी जो प्रश्न एडिशंस वो एक से बढ़कर एक है। तो चाहे 12th वाले अगर बालिकाएं हैं तो 10th वाले बालिकाओं पर, और 12th वाली बालिकाओं पर, और 10th वाली बालिकाएं हैं तो वो 12th वाली बालिकाओं और खुद 10th वाली बालिकाओं पर, तो सब पर इस वीडियो का लिंक फैला दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ इस वीडियो का लिंक भी शेयर करते रहना है। और ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा दूर आपका एग्ज़ाम नहीं है, जल्दी से लगा दो अपना जोर, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम भी आ रहा है बहुत तेज़ी से आपकी ओर। तो इसी उद्देश्य के साथ डिस्टेंस हम लोग भी आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से वर्क करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी नियमित तौर पर स्टडी इस चैनल से ज़रूर करते रहिए। बहरेपन का क्या कारण होता है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला हम लोग का। देखिए बहरेपन का कहा जाए तो कोई पार्टिकुलरली एक कारण नहीं होता है, इसके अलग अलग महत्वपूर्ण कारक है, उन पर हम लोग बात करेंगे। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ भी व्यक्ति को क्या करता है, कम सुनाई देने लगता है। जाहिर सी बात है, जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र हो गया, कोशिकाएं हो गई, या जो भी सेल्स हो गया, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं भाई, वो भी बूढ़े हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनका काम भी कम होता है धीरे धीरे। तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक हिस्सा भी हो सकता है। यह कान की कमजोर नसें, तेज शोर, कान में संक्रमण, विषाक्त पदार्थों के प्रभाव या चोट के कारण भी हो सकता है। देखिए बहुत सी बात है, कमजोर नसें, ठीक है, तेज शोर अगर सुन लिया व्यक्ति तो भी हो सकता है, कान में संक्रमण जैसे है तब वहाँ से ही बड़ेपन की शिकायत देखने को मिल सकती है। विषाक्त पदार्थों का प्रभाव, जैसे क्या कहते हैं मदिरा वगैरह ले रहे हैं, और गुटखा पान वगैरह सब मसाला खा रहे हैं लोग, तो विषाक्त पदार्थों का भी प्रभाव पड़ता है। और चोट के कारण भी बहरेपन की समस्या देखने को मिलती है, या स्वाभाविक रूप से है। देखिए दोस्तों कुछ प्रकार के बहरेपन को ठीक किया जा सकता है भाई, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को क्या होता है सही भी किया जा सकता है। अब देखते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण प्रकार की मशीनें जो होती हैं, अब बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें जोड़ी जा रही हैं, ताकि किसी भी तरीके से लोगों का जो है ये चीज़ें दूर किया जा सके लोगों के अंदर से ना। जितना ज़्यादा दूर करने का प्रयास है वो करने का पूरा प्रयास करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य के जो विभागीय लोग हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाल मृत्यु दर पर निर्धनता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल मृत्यु दर पर निर्धनता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बाल मृत्यु दर पर निर्धनता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है बाल मृत्यु दर की। तो बाल मृत्यु दर पर निर्धनता का प्रभाव 3 स्तरों पर क्या किया जाता है, देख सकते हैं। पहला जो स्तर है दोस्तों देखा जाए तो प्रसव से पूर्ण गर्भावस्था के दौरान। देखिए, गर्भावस्था में निर्धनता के कारण गर्भवती महिलाएं संतुलित एवं पौष्टिक आहार नहीं ले पाती हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और ज़्यादातर देखते हैं कि समस्याएं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन जो होता है वो महिलाएं गरीब निर्धन महिलाओं को नहीं मिल पाता है, जिससे शिशु की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रसव के दौरान देखिए धनी कमी के कारण अनेक महिलाएं प्रसव कराने के लिए अस्पतालों में नहीं जा पाती हैं। ये भी समस्याएं हैं डिस्टेंस। तो ये महत्वपूर्ण कुछ प्रभाव है जो कि बाल मृत्यु दर पर निर्धनता का ये प्रभावी होता है। ज़ाहिर-सी बात है, व्यवस्थाएँ जब रहेंगी, लोगों के पास पैसे रहेगा तो चीज़ों का सुचारू रूप से चलता है, या व्यवस्थाएँ सब सही तरीके से होती हैं, ना? और देखा जाए तो यहाँ पर ये बातें कराने के लिए नहीं जा पाती हैं, तो ये चीज़ें तो हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है डिस्टेंस। देखिए प्रश्न संख्या 4, बहुत देखा जाए इस समय तो वर्तमान की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है ये, सास-बहू के संबंध, या बहुत ही हाइलाइटेड ये प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप सभी जो भी बालिकाएँ हैं, उन सभी के लिए तो ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके दैनिक जीवन में, आने वाले जीवन में जब इन सभी चीज़ों का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा, तो उन्हें इन सभी चीज़ों का जो ज्ञान है, बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लिए सहायक सिद्ध होगा। देखिए, गृहिणी के तौर पर मुख्य रूप से जो होती हैं बालिकाएँ, जब बड़ी होती हैं तो उनको गृहिणी के तौर पर ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं। इसी रेफरेंस गृह विज्ञान को शामिल किया गया है कि अगर गृहिणी के तौर पर हैं तो उनको गृहिणी में क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण काम है जो कि उनको करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सास-बहू का भी महत्वपूर्ण संबंध है। डिस्टेंस आजकल देख रहे हैं घर-घर की ये कहानी है ना? सास-बहू के संबंध के बारे में, तो बहू को सास के प्रति माता का भाव रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखा गया है। उन्हें आदर सम्मान तथा स्नेह देना चाहिए। इससे सास-बहू के रिश्तों में मधुरता आएगी और बहू का वैवाहिक जीवन सुखद होने के साथ ही परिवार का वातावरण भी शांतिपूर्ण एवं खुशहाल होगा। साथ ही सास को बहू के समय अड़े होने के से बहू का अपने पति से भी रिश्ता मजबूत होगा। देखिए यहाँ पर कहा जाए सीधा-सीधा, अगर एक छोटा-सा सॉल्यूशन है कि जो बहू है सास को अपने माँ के समान समझे, और जो सास है अपनी बहू को अपनी पुत्री या खुद की लड़की के समान समझे, तो समस्याओं का सॉल्यूशन तुरंत वहीं पर हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो तरह-तरह के विवाद हैं, विचारधाराएँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो संबंध जो होता है इतना मधुरता उसमें नहीं रह पाती, और बहुत ही उसमें खटास हो गया, चुगलखुरई हो गई, इधर से उधर बुराई हिनाई की बात हो गई, तो स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलता है। ये डिस्कशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और गृह विज्ञान का तो ये समझ लीजिए प्रश्न जो है वो जान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आप लोगों का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए डिस्टेंस, पहली बात तो जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सब के सब जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10th और 12th दोनों की बालिकाओं के लिए, 12th के लिए तो कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह से होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए। देखिए डिस्टेंस, बाल विवाह जो है एक छोटी मोटी समस्या नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए पहला क्या होता है, अस्वास्थ्य संतान, बाल विवाह के कारण संतान शीघ्र उत्पन्न होने से और परिपक्व द्वारा उनको जन्म दिया जाता है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। इससे बाल मृत्यु को भी बढ़ावा मिलता है। भाई जाहिर सी बात है, जो खुद समझदार नहीं होगा, 15 साल 12 साल 16 साल 17 साल 18 साल की अगर बालिकाओं को देखा जाए तो कितनी समझदारी है, तो उतनी समझदारी नहीं रहती है। पता चला उनको उसी समय माँ का भी कार्यभार दे दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक है उनको अभी पता चला उनको खुद माँ की ज़रूरत थी, और पता चला वो खुद माँ बन गई। तो निश्चित तौर पर क्या होता है, ये इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। या बाल विवाह इसीलिए रोका गया है कि उसके लिए कितना-कितना कानून लाया गया, कैसे रोक सकें हम लोग, कैसे दूर किया जा सके, तो बहुत प्रयास जो है सरकार उस पर की हुई है अपना, बहुत तरीके का देखिए आया भी है उसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूखा क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है डियर, सूखा क्या है? देखिए सूखा के बारे में हम लोग अगर बात करें तो सूखा पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक कमी की एक घटना, चाहे वायुमंडलीय औसत से नीचे है वर्षा पानी हो, सतह का पानी हो या भूजल हो। देखिए डिस्टेंस, कहीं पर क्या होता है, सूखा कब घोषित किया जाता है भाई, वहाँ पर भूमंडलीकरण क्या हो रहा है, वहाँ पर वर्षा की बातें हो ही नहीं रही है पहली बात, और वहाँ पर जो पानी का स्तर है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, और भूजल जो है वो भी बहुत खुदाई के बाद वहाँ पर मिल रहा है। तो ये सभी डिस्टेंस वो किसके लक्षण होते हैं, ये कहीं न कहीं से निकल कर जब आते हैं तो ये किसके कारण होते हैं? सूखा के ही कारण बनते हैं। देखिए सूखा क्या होता है, महीनों या वर्षों तक रह सकता है, और इसे 15 महीनों के बाद घोषित 15 दिनों के बाद घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना? मुख्य रूप से जो होता है सूखा को क्या किया जाता है, 15 दिनों के बाद घोषित कर दिया। हाँ भैया, ये जो एरिया है, ये जो गाँव है, ये जो क्षेत्र है, ये जो जिला है, यहाँ पर अब सूखा घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब पानी होने की कोई संभावना विशेष नहीं बची हुई है। ठीक है डियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
चलिए बढ़ते हम लोग आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो थोड़ा-सा भी आप लोग के हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और एक नंबर जो मैंने बताया डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस नंबर को लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्नों की सीरीज का और महत्वपूर्ण लाभ ज़रूर उठाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि याद रखिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की सीरीज की ओर। प्रश्नों की सीरीज अब, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप लोग रेगुलर स्टडी जरूर कीजिए। आप कितना समय पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम आप शाम में, रात्रि में जो है, ठंडी का समय है, 2 घंटे कम से कम इस चैनल से स्टडी जरूर कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तब आप लोग जो होंगे अपने महत्वपूर्ण लक्ष्य को भी पा सकेंगे। देखिए प्रश्नों को, स्टडी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टडी में के साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर भी काम करना चाहिए। क्योंकि यदि आप उससे काम करते हैं तो आपको एक इंटरनल कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, मुझे एग्जाम में मेरा तो ज़्यादा से तैयारी है, बोर्ड में कौन सा प्रश्न आएगा, यही सभी प्रश्न आएंगे और ये सभी प्रश्नों को मैं ऑलरेडी पहले से जान रहा हूँ। तो डिस्टेंस एक कॉन्फिडेंस मिलता है इन सभी प्रश्नों को तैयार करने से। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। संगमातन किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है? देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम लोग, किसी स्थान से गंदी वायु निकालकर वहाँ स्वच्छ वायु पहुँचाना ही संगमातन कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, गंदी वायु को वहाँ से निकाल दिया जाता है और वहाँ पर क्या किया जाता है, शुद्ध वायु को वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं संगमातन। देखिए संगमातन का मतलब संबंधित विचारों में स्थान स्थान में बहुत विविधता पाई जाती है, इसलिए एक आवश्यक है क्योंकि अशुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है तथा विभिन्न प्रकार के रोगों को निमंत्रण भी देती है। तो स्वाभाविक है, निमंत्रण देगी तो जो वायु संबंधित जो होता है, स्वास्थ्य संबंधित जो होंगे, विभिन्न प्रकार के जो रोग होंगे डिस्टेंस, वो क्या करेंगे, निमंत्रण देंगे। तो इसीलिए डिस्टेंस ये क्या होता है, संगमातन की जो ये बात होती है, इसकी ये प्रोसेस कराना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है ना, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था डिस्टेंस, याद रखिएगा इस प्रश्न को, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको छोड़िएगा नहीं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न तो नहीं है, प्रश्न तो हम लोग का बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्रम हम लोग का थोड़ा इधर उधर है, कोई बात नहीं। आप लोग को तैयार करना है प्रश्नों की सीरीज को, बस ये याद रखिएगा, प्रश्न की संख्या कोई मायने नहीं रखती है, प्रश्न कितने आप लोग को सामने महत्वपूर्ण देखने को मिल रहे हैं, ये ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाल कल्याण कार्यक्रमों के परिणाम के कारण बताइए। देखिए बाल कल्याण कार्यक्रम की बात हो रही है डिविजन्स, किसकी बात हो रही है, बाल कल्याण कार्यक्रम की। यहाँ प्रश्न जो था हम लोगों का क्या था, प्रश्न था बाल कल्याण कार्यक्रमों के परिणाम के कारण बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या डिविजन्स, ये अगर बात करें हम लोग बाल कल्याण कार्यक्रम के बारे में, तो देखिए अंतर्गत क्या होता है, माताओं की देखभाल भी शामिल होती है। भाई जाहिर सी बात है, बाल कल्याण, छोटे बच्चे अगर हैं तो माँ के जैसे कहा जाता है, माँ का ठंडा वंडा वगैरह खाती है जब बच्चा गर्भ में होता है, या तो जब जन्म के उपरांत भी अगर देखा है तो 5 से 6 महीने, साल भर तक देखते हैं ना कि अरे क्या बोल भैया कहाँ है वो, ओके वो सर्दी खांसी हो गल, ठंडा पानी माँ उनकी माँ पी ली, उसकी माँ, इसलिए हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें देखने को मिलता है ना, उस प्रभाव तुरंत मिल जाता है सानिध्य में। तो बाल कल्याण कार्यक्रम के अंदर देखिए माताओं का भी देखभाल शामिल होता है डिस्टेंस, क्योंकि जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा, ये बात याद रखिएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न नगरों एवं ग्रामों में बाल कल्याण की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना की गई है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो मेडिसिंस और विभिन्न प्रकार के जो संगठन हैं, वे सभी के सभी जो हैं इस पर काम कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में इसे शामिल भी किया गया डिस्टेंस। बिल्कुल भी इन प्रश्नों को मत छोड़िएगा आप लोग। बाल विकास कल्याण जो कार्यक्रम है इम्पॉर्टेंट है। खसरा रोग के कोई 4 लक्षण लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है डिस्टेंस आप लोगों का। खसरा रोग, देखिए कोई ना कोई रोग जो होता है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पूछता है, देखिए डेंगू क्या आता है आप लोग का, वो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, आजकल ये तीनों तो जो है एकदम हर घर में मरीज मिलेंगे। ठीक है डिस्टेंस, हर घर में, तो कोई घर बचा नहीं है जहाँ पर कहा जाए कि मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू के जो हैं पेशेंट जिस घर में नहीं है, सब घर में है। तो खसरा रोग के कोई 4 मुख्य, देखिए यहाँ पर खसरा के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस बीमारी के लक्षणों में अगर कहा जाए डिस्टेंस, देखिए पहली महत्वपूर्ण जो बात आती है तो तेज बुखार और नाक बहना, आंखें लाल होना, मुंह के अंदर छोटे सफ़ेद धब्बे आना, ये सभी के सभी शामिल हैं किसमें, खसरा रोग के महत्वपूर्ण ये लक्षण हैं। क्या क्या, तेज बुखार, नाक बहना, आंखें लाल होना, मुंह के अंदर छोटे सफ़ेद धब्बे आना, ये सभी के सभी जो लक्षण हैं वो खसरा रोग के हैं। कई दिनों के बाद देखा कि देखिए क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर दाने आना शुरू हो जाता है जो लाल रंग के होते हैं। ये भी एक लक्षण है महत्वपूर्ण। यह दाने चेहरे और ऊपरी गर्दन से शुरू होकर धीरे धीरे शरीर के निचले भाग की ओर फैलते हैं। तो ये डिस्टेंस एक तरीके से क्या होता है, इस प्रकार से खसरा जो होता है उसका दस्तक होता है।
तो डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का, और इन प्रश्नों को छोड़ना बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं है, पूरी हर हाल में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए हम लोग का। ये प्रश्न क्या है आप लोगों का, नासा द्वार किसे कहते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नासा द्वार, वायु के आवागमन के लिए नाक में जो छिद्र होते हैं उसे नासा द्वार कहते हैं। वायु के आगमन आवागमन की बात हो रही है, जैसे होता है ना नाक से, नाक वगैरह से ये चीज़ें करते हैं जब आप लोग, तो यहाँ पर वायु के आवागमन के लिए नाक में जो छिद्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नासा द्वार बोलते हैं। ठीक, ये कुछ हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो सीधा सीधा इसका उत्तर होता है डिस्टेंस, सीधा सीधा लिख के आप लोग को उसका जो नंबर रहता है वो आसानी से मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहरेपन का क्या कारण है? देखिए बताया, इसके बारे में तो हमने डिस्कशन पहले भी किया डिस्टेंस, वही सभी बातें देखिए फिर से ये प्रश्न रिपीट हो गया आप लोगों का। देखिए कान की कमज़ोर नसें हो गई, तेज बुखार हो गया, कान में संक्रमण हो गया, विषाक्त पदार्थों का प्रभाव हो गया, चोट के कारण हो गया। ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो कि बहरेपन के लिए जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं से जब उम्र बढ़ता है डिस्टेंस तो वो भी कहीं ना कहीं से एक हिस्सा बनता है बहरेपन का। और कुछ प्रकार के देखा जाए तो बहरेपन को ठीक किया भी जा सकता है या किया गया भी है। ठीक है डिस्टेंस, ऐसा नहीं है। अब जब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी हो जाती है, देखिए मशीनों वगैरह का प्रयोग किया जाता है कि मशीनों वगैरह से भी लोगों को सुनाई दे, कैसे दे, उसके लिए भी देखिए प्रयोग होता है। सातवां देखिए डिस्कस हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सातवां प्रश्न, फ्लेग रोग पर टिप्पणी लिखिए। देखिए रोग जो हो गया, देखिए तब तो कोरोना वगैरह पर भी आपको पूछ सकता है एकदम एग्जाम में, बिल्कुल भी इसमें निसंदेह। देखिए यहाँ पर फ्लेग रोग के बारे में बहुत, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने दौर का डिस्कस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग था, बहुत ही लोगों को प्रभावित किया था ये रोग जो था। ताउन या फ्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में है। देखिए डिस्टेंस पहले ही देखिए कहा, संसार की सबसे पुरानी महामारियों, ये भी एक बहुत बड़ी महामारी थी। जैसे आप लोग कोरोना महामारी के दौरान जो भी जितने लोग हैं वो इस चीज़ों को एकदम अच्छे से जान गए उनकी वास्तव में महामारी होती क्या है। इसे ताउन, पेस्ट आदि नाम से भी दिए गए हैं। मुख्य रूप से यह कृतक प्राणियों, प्राय चूहे का रोग है डिस्टेंस, चूहे चूहे का रोग है जो पाशुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखिए कभी कभी पूछ देता है कि फ्लेग रोग का जो जीवाणु है वो कौन है। पहले तो ये पूछेगा कि फ्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है, विषाणु, जीवाणु, वायरस, ये वो जो भी अपना चार्ट ऑप्शन दे देगा, तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। और कहेगा कि फ्लेग रोग के जीवाणु का नाम बताइए, तो पासुरेला पेस्टिस जो होता है ड्यूसेंस, वो फ्लेग रोग के जीवाणु का नाम है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू के दंश से लगता है। ठीक है ना, चूहे के दंश से ये चीज़ें क्या होती हैं, तब हो जाता है फ्लेग रोग वाला जो समस्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल भी इन प्रश्नों को मत छोड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आठवां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। आठवां हम लोग का प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मातृ एवं बाल कल्याण के लिए क्या कार्य किया जाता है? रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मातृ एवं बाल कल्याण के लिए क्या कार्य किया जाता है? देखिए यह सोसाइटी अनाथालय एवं अस्पतालों में असहाय लोगों को निःशुल्क दूध और दवाइयाँ आदि सामग्री उपलब्ध कराती है, तो उसे हम लोग कहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य रूप से यही काम है डिस्टेंस, वो क्या काम करता है, अनाथालय और अस्पतालों में मुख्य रूप से जो होता है वो उपलब्ध कराते हैं इन सामानों को। निःशुल्क दवाएं हो गई, निःशुल्क दवाइयाँ हो गई, और जितने भी आवश्यक की चीज़ें हैं उनको ये उपलब्ध कराती है सोसाइटी। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सोसाइटी कोरोना महामारी में भी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई थी। अब डिस्टेंस आइए यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए एक नंबर आप लोग को दिख रहा है डिस्टेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहा है आप लोगों को, 950, 690, 285 और 7 नाम का। ये डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, 950, 690, 285, 7 नाम का जो ये नंबर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो इस कुछ भी नहीं करना, इस नंबर से बस आपको व्हाट्सएप एक मैसेज करना है 950, 690, 287 पर, और इसे दूर दूर तक फैला दीजिए डिस्टेंस। ठीक है, अब की बार बोर्ड पर बार, और जितने भी स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, झारखंड बोर्ड के हों, उत्तराखंड बोर्ड के हों, तो डिस्टेंस एनसीईआरटी बेस पर बात हो रहा है, 30% सिलेबस जो कटा हुआ उस पर बात हो रहा है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मॉडल पेपर में लाइए, ये सभी के सभी प्रश्न आप सभी लोगों को देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। डिस्टेंस आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि कमेंट बॉक्स में आप केवल कुछ भी बातें लिखते हैं, लेकिन उसका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है डिस्टेंस हमारे अगले लेक्चर के लिए। तो यदि आप अगर अपना फीडबैक देते हैं तो ये बहुत ही अंदर हम लोग को इंटरनल एक मोटिवेशन मिलेगा। और अंत में मैं एक बात यही कहना चाहूँगा डिस्टेंस कि इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं हम लोग। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।
ना लगाओ अब देरी, नहीं तो फिर ऐसा ना आ जाए कि आप लोग को 10th और 12th की लगानी पड़ी पुनः से फेरी, ठीक है? यदि देरी आप करेंगे तो निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फेरी फिर से लगाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक वार्निंग नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक रेगुलरली स्टडी के लिए एक मोटिवेशनल डोज है डियर स्टूडेंट्स, कि याद रखिएगा यदि आप लोगों ने देरी किया तो आपको फेरी तो लगाना ही पड़ेगा। मुश्किल से 2 महीने का समय है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। देख रहे हैं आप लोग, जाकर देखिए बिहार बोर्ड का टाइम टेबल, आप देखेंगे आपका पूरा कान जो है एकदम सन्न का सन्न आप रह जाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे देखिए, बताइए टाइम टेबल कोई ऐसे बनाता है? 14, 15, 16, 17, 18 बताइए ऐसे कोई टाइम टेबल बनाता है? लेकिन डियर फ्रेंड्स, ऐसे टाइम टेबल आया हुआ है। निश्चित तौर पर यदि आप लोग तैयारी नहीं करेंगे सही से, तो इसका पश्चाताप केवल और केवल आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है? और कोरोना के चक्कर में नौटंकी मत पालिएगा। कोरोना आ गया है, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। बिल्कुल एग्ज़ाम की पूरी होने की संभावना पूरी है और एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है? क्योंकि इस बार अगर कोरोना के लेकर अगर गवर्नमेंट में भी कोई नाटक किया ना, तो लगभग 2/3 जनसंख्या जो है रोड पर आ जाएगी और लोग इतना उत्पात मचाएँगे ना कि सरकार अपना सँभालना दुर्लभ हो जाएगा। तो ये तो भूल जाइए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कन्फर्म होगा। तैयारी आप लोग रेगुलरली करिए और बिहार बोर्ड के भी जो टाइम टेबल आ चुके हैं, टाइम में कोई गैपिंग नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया है। और यदि आप लोगों ने स्टडी नहीं किया तो इसका केवल और केवल पश्चाताप आपको झेलना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन कन्वर्सेशन जो क्लास 10th के बच्चों के लिए और साथ ही साथ 12th के, ये क्लास 12th की बालिकाएँ जो हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है आज का ये। क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के बारे में। और ये सभी प्रश्न जो होते हैं एडिशनल क्लास 10th की गृह विज्ञान की जो बालिकाएँ हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास 10th का ये महत्वपूर्ण क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। देखिए पहला गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, गृह विज्ञान का क्या अर्थ है? देखिए लिसन्स, बात अगर हम लोग करें गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है, घर का व्यवस्थित ज्ञान। भाई घर का व्यवस्थित ज्ञान का मतलब आप लोग पहले ही जान गए कि घर के व्यवस्थित ज्ञान का मतलब जो घर के लिए जितने भी व्यवस्थित ज्ञान की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग गृह विज्ञान बोलते हैं। यानी गृह विज्ञान का अर्थ है घर का व्यवस्थित ज्ञान। इस तरह गृह विज्ञान का अर्थ गृह से संबंधित विभिन्न पक्षों, जैसे क्या हो गया, आवास की बात हो गई, ठीक है, आवास के बारे में हो गया, भोजन वगैरह के बारे में बात हो गया, वेशभूषा के बारे में हो गया, आदि ऐसे जितने भी तमाम चीजें जो गृह से संबंधित होती है, घर से संबंधित होती है, तो उसका व्यवस्थित अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गृह विज्ञान कहते हैं, ठीक है। गृह विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और मुख्य रूप से देखिए ये बालिकाओं के लिए है और गृहिणी गृहिणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनको घर का पूरा ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अब दूसरे इम्पॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है आप लोगों का, वो है आप सभी लोगों का बायोलॉजी से। बायोलॉजी से, और जानते हैं कि बायोलॉजी भी आप लोगों का मतलब गृह विज्ञान को हल्के में मत लीजिएगा, उसमें बायोलॉजी भी आता है, बायोलॉजी कभी कभी उलझा देता है। कोशिका किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों सेल क्या होता है? अगर पार्टिकुलरली हम बात करें सेल के बारे में, तो देखिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मतलब एक सूक्ष्मतम इकाई, सरलतम इकाई जो होता है डिस्टेंस, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है डिस्टेंस, उसे ही हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है ना। और कोशिका के बारे में यदि हम लोग और थोड़ा अध्ययन करें, तो यहाँ पर देखिए कोशिका के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। तो ये डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और जैसे कोई भी सरलतम, जैसे कहा गया एक बड़ा मकान अगर हम लोग ले रहे हैं, तो एक बड़े मकान में देखते हैं हम लोग कि क्या-क्या चीज़ें का निर्माण करने में क्या-क्या चीज़ें उसमें लग रही हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई एक मकान बना हुआ है, अगर पार्टिकुलरली हम लोग ईंटों को लेकर बात करते हैं, ठीक है ना? जैसे एक पूरा मकान बन गया, उसमें ईंटों को देखिए हम लोग कि 10,000 ईंटें लगे हैं। तो उसमें पार्टिकुलरली जब आप एक ईंटे को उठाएँगे तो एक ईंटा जो होगा उसका क्या कहलाएगा? वही है, समझ लीजिए कोशिका, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना? तो उस मकान का जो बेसिक चीज़ था, क्या था? वो एक ईंटा था, ठीक है? डिस्टेंस और ईंटों के जुड़ने से ही वो बना था। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का बायोलॉजी से रिलेटेड समझ है और क्लास 10th और 12th दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बालिकाएं होम साइंस है, इनका गृह विज्ञान, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन एडिशंस। और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से देखने को प्रश्न आप लोग को मिलता है। आहार की परिभाषा लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आहार। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं आहार के बारे में।
डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर जब हम लोग आहार के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए आहार की परिभाषा में हम लोग जब चलते हैं तो मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का क्या करता है, पोषण करता है। मानव शरीर का पोषण यानी पोषण के साथ संबंधित जितनी भी कमियां होती है उनको दूर करने का काम जो होता है वो मानव शरीर का होता है। तो मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है क्या कहलाता है, सीधा सीधा उसे हम लोग आहार बोलते हैं। ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या आप लोग का 3 हो जाएगा और इम्पोर्टेंट प्रश्नों में एक है। बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्टेंस। चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर डिस्कस मैं आप लोग के साथ एक नंबर डिस्कशन कर रहा हूँ, इस नंबर को ध्यान रखिएगा। 950 690 287 7 नाम का जो नंबर आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है, 950 690 287 नाम का, इस नंबर पर डिस्कशन व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी इस चैनल से हेल्प है उसे पाइए। और डिस्टेंस यूट्यूब पर आप लोग को फ्री में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें मिल रही है तो उसका लाभ खुद भी उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए और इसे दूर तक फैलाइए। डीजे सर का कहना है रेगुलर स्टडी के साथ ही साथ इस ज्ञान को दूर तक शेयर करते रहना है। डिस्टेंस अपने पढ़ाई के प्रति बढ़ा दीजिए आप सभी लोग थोड़ा सा केयर, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब आ गया है थोड़ा सा आप लोगों के नियर। तो बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी आप लोगों की। रेगुलरली स्टडी कीजिए और कंटिन्यूअसली कीजिए। कुपोषण किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, कुपोषण किसे कहते हैं? देखिए कुपोषण क्या होता है? कुपोषण वाली समस्याएँ देखिए देखेंगे वो ज़्यादातर बच्चों को में देखने को मिलती है कि बच्चा, जैसे कोई छोटा बच्चा है तो अजीब तरीके का उसके शरीर का बनावट वगैरह हम लोग जब देख लेते हैं तो हम लोग कहते हैं भैया ये लड़का जो हो गया है कुपोषण का शिकार हो गया है। देखिए शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। देखिए कुपोषण का मतलब ये होता है संतुलित आहार में कमी हो गया। ठीक है ना। आवश्यक संतुलित आहार जब नहीं मिलता है लंबे समय तक तो जो मतलब कहा गया कि सही तरीके से पोषण से रिलेटेड जितनी भी आवश्यक की चीजें थी, खाद्य सामग्री थे, वो नहीं मिल पाते हैं तो वही कुपोषण कहलाते हैं। तो शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण कारक क्या होता है, जिसमें बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। देखिए बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है इसके वजह से, कुपोषण की वजह से, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो कुपोषण की जानकारियां होना अत्यंत जरूरी है। कुपोषण पर्याप्त संतुलित आहार के अभाव में होता है। देखिए मैंने पहले बताया कि जब संतुलित आहार मतलब जब जितने आहार की जरूरत होती है, अगर पर्याप्त आहार नहीं मिल पाता है तो कुपोषण की जो समस्या होती है वो स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। और ये इसके जो शिकार होते हैं मुख्य रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े पैमाने पर इससे प्रभावित होते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों, इसको तनिक भी मिस मत कीजिएगा। और ये ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को पाने के लिए और मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं दोस्तों बहुत सारे, उन सभी को पहले आप लोग देखिए एक बार और कंप्लीट देखिए पूरा का पूरा। और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं तो आप लोग के साथ हूँ ही लगा हुआ। डीजे सर लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। अंकुरण से क्या आशय है? देखिए लिसन्स ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंकुरण से क्या आशय, ये भी बहुत तेज पूछता है आप लोगों का। कच्चा या पकाकर खाने के लिए बीजों से छोटे छोटे पौधे जन्माना अंकुरण कहलाता है। देखिए कच्चा या पकाकर खाने के लिए देखिए बीजों को क्या किया जाता है, जैसे कहा गया चना को आप सुने होंगे, चना को जब भे देते हैं, अगर आप उसको 2 दिन 3 दिन नहीं खाते हैं ना, देखेंगे चना के अंदर क्या होता है, वो हल्का हल्का जड़ी की तरह आप लोग को देखने 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 को मिलने लगेगा। ऑटोमेटिकली उसमें बाहर आने लगते हैं जो छोटे छोटे मतलब एक डोरी की तरह। तो लोग अक्सर खाते हैं कि अंकुरित, कहते हैं कि अंकुरित हो गया भैया, उसमें क्या हो चुका है कि अंकुरण हो ले लिया है। अंकुरण द्वारा किसी भी ऋतु में सलाद प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा अंकुरण घर पर या औद्योगिक रूप से किया जा सकता है। अंकुरित खाद्य पूर्वी एशियाई देशों में प्रमुखता से खाया जाता है। तो देखिए पूर्वी एशियाई जो देश हैं वहाँ पर प्रमुखता से जो होता है वो अंकुरित अनाजों को खाद्य सामग्री में प्रयोग भी किया जाता है। और बहुत ही पौष्टिक होता है डिशेंस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पहली चीज़ तो कच्चा आप खा रहे हैं और उसके बाद छोटे पौधे, तो वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा विटामिन के साथ होता है वो। ठीक है, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, उससे पूरा भरपूर रहता है वो। डिस्टेंस ये रहा महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए होम साइंस का। आज का महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। और आप लोग का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, रेगुलरली 1 से 2 घंटे टाइम निकालिए और रेगुलरली क्लासेस जो हैं वो करते रहिए डीजे सर चैनल के साथ। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। तो खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। और इस चैनल के हेल्प ग्रुप में इतना काम जरूर कीजिए कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। डीजे सर का कहना है रेगुलर स्टडी के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करना है, क्योंकि यूट्यूब के क्लास अगर देखा जाए बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए तो एक दिन सभी बच्चों का फेवरेट जो चैनल बनेगा डीजे, उसका नाम होगा डीजे सर। ठीक है, तो डीजे से दूर तक फैलाइए और यूपी के साथ ही साथ जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी चैनल से लाभान्वित जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।
मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मैं आप लोग को एक बात बता दूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है और आप लोग जानते हैं कि डीजे सर जो चैनल है वो यूपी के वाराणसी जिले का है। लेकिन ये डियर स्टूडेंट्स पर कंटेंट तैयार किए जाते हैं आप लोग को, वो उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड। तो ये जितने भी 4-5 आप ये झारखंड बोर्ड हो गया आप लोगों का, और ये राजस्थान बोर्ड, तो लगभग 5-7 राज्यों को कवर करने वाला है ये चैनल डीजे सर जिसका नाम है। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैनल का लिंक फैला दीजिए इन राज्यों में भी। और जो भी सेशन रहता है डियर फ्रेंड्स, वो आप लोग के एनसीईआरटी बेस पर पूरा काम हो रहा है, और 30% जो सिलेबस है रिड्यूस है उसके बेस पर पूरा हो रहा है। और ये सभी के सभी जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके आने की संभावना बनी हुई है। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूँ कि इन बातों को जानना आप लोग को ज़रूरी है, कि नहीं बेवजह ना लगे कि हम कोई फर्जी चीज़ें पढ़ रहे हैं और मेरे एग्जाम में मिला, नहीं मिला, बाद में मुझे इससे नुकसान हुआ। तो डिस्टेंस आप एकदम सही जगह पर हैं। और डिस्टेंस जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो स्टेट बोर्ड से हैं, देखिए मैं सीबीएसई और आईसीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम उनका है। तो डिस्टेंस उनके लिए भी ज्ञान की पुंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। तो खुद भी इस चैनल से लाभ उठाइए और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए। ऑडिशन से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर मिलेगा, उससे छोटा सा एक व्हाट्सएप मैसेज करके आप और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बहुत और भी महत्वपूर्ण जो पीडीएफ वगैरह है, नोट्स वगैरह है, तो उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके। तो डिस्टेंस इतना काम आप लोग जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। और इनमें जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, और क्लास 10th और 12th के बालिकाओं के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए 10th और 12th और क्लास 10th के बच्चे जो कि साइंस साइड से हैं। देखिए साइंस साइड मतलब कक्षा 10 के बच्चे जिनका कि विज्ञान सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए गृह विज्ञान में जो आप लोग का बायोलॉजी वाला पोर्शन है उसी पर बातें होंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। सेशन देखिए गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए विज्ञान का भी है, क्लास 10 के बच्चों के अगर देखा जाए तो पहला जो प्रश्न हम लोग का आता है वो आता है पाचन तंत्र क्या है। पहला ही प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानदार प्रश्न है। पाचन तंत्र क्या है, या पाचन तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, ये पहला जो प्रश्न हम लोग का है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और देखते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। देखिए कोई भी तंत्रिका तंत्र जो होता है डिविजन्स, तो वो ऑर्गेनिक सिस्टम जो होता है वो पूरा का पूरा पार्टिकुलरली क्या होता है, किसी न किसी एक विशेष उद्देश्य से होता है। वो उनका एक मतलब उनके कई अंग मिलकर, कुछ अंग मिलकर क्या करते हैं, वो एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पाचन तंत्र में अगर हम लोग बात करें, देखिए पाचन तंत्र क्या होता है, तो पाचन तंत्र में देखिए एक आहार नाल, ठीक है, क्या होता है, पहले तो एक आहार नाल मिला आप लोग को, सहयोगी क्या हो गई, ग्रंथियां हो गई, यकृत हो गया, देखिए अग्न्याशय हो गया, आहार नाल हो गया, मुगुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रसिका हो गया, ठीक है, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, और साथ ही साथ बड़ी आंत की बात हो गई, मलाशय और मल द्वार से बनी होती है। ठीक है, देखिए तो पाचन तंत्र का मतलब होता है, तंत्रिका तंत्र को मैंने पहले ही बताया कि जब शरीर के कुछ अंगों को मिलाकर, शरीर के कुछ अंग जिसमें भाग लेते हैं, तो उनसे बनने वाला जो शरीर का स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं तंत्र। तंत्र जिसे हम लोग पाचन तंत्र के रूप में, देखिए पाचन तंत्र के रूप में मैंने पहले भी दिखाया आप लोग को, यहाँ पर आहार नाल, सहयोगी ग्रंथियाँ, यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया आदि जितने भी है, मुगुहा हो गया, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर, इन अंगों को मिलाकर जो तंत्र बनता है उसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। देखिए यहाँ पर बात हो रही है सहायक पाचन ग्रंथियों में। देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, सहायक पाचन ग्रंथियों में देखिए लार ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यकृत देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है अपना, पित्ताशय जो है वो भी, और साथ ही साथ अग्न्याशय भी। रेशंस ये सभी के सभी जो है वो पाचन तंत्र के सही वर्क करने के लिए सभी के सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। तो ये चीज़ होता है यहाँ पर आप लोग का हो गया, आप लोगों का पाचन तंत्र की बात हो गई। ठीक है, ये बायोलॉजी से पोर्शन, बायोलॉजी से रिलेटेड है पोर्शन, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास 10th के बायोलॉजी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10th और 12th दोनों की बालिकाएं जो हैं जिनका कि गृह विज्ञान है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑडिशन चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग क्या है, आमाशय क्या होता है। ये बात हो रही है देखिए पार्टिकुलरली यहाँ पर आमाशय की। ठीक है, बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोग का टॉपिक है वो है आमाशय। जैसे आप लोग को लघु उत्तरी में, अति लघु उत्तरी में पूछ देता है कि आमाशय क्या होता है। देखिए आमाशय के बारे में हम लोग बात करें पार्टिकुलरली तो ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में होता है। देखिए ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में, डायग्राम वगैरह तो मैं भी इतना थोड़ा सा दिखा,
कोई बात नहीं, मैं उसको और अच्छे से बाद में आप लोग के लिए जैसे अभी थोड़ी व्यवस्था है, हम लोग को थोड़ा-सा उतना चीज़ें नहीं मिल पाता है, फिगर डायग्राम से तो मैं उतना नहीं अभी दिखा पा रहा हूँ आप लोग को। ये तो डायग्राम होता तो उसमें और क्लियर से मैं और उसमें से और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन होता है, कोई बात नहीं। ये छोटी आंतों में आंशिक रूप से क्या होता है, पचे भोजन को भेजने से पहले अबाध पेशी ऐंठन के माध्यम से भोजन के पाचन में सहायता के लिए प्रोटीन पाचक प्रकींड, एंजाइम और तेज अम्लों को स्रावित करता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बॉडी के लिए भी, शरीर के लिए भी। कुछ ऐसे ही अम्ल होते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना? तो आमाशय के अंदर भी देखिए वो स्रावित होते हैं प्रोटीन पाचक प्रकींडन के रूप में, एंजाइम के रूप में ना, और तेज अम्लों को स्रावित करते हैं, जो ग्रास नली पुनः स्मरण के जरिए भेजा जाता है। तो इस तरीके से ग्रास नली से छोटी आंत के बीच में जो स्थित ये भाग है जिसका नाम है आमाशय, ये भी एक बहुत ही पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण अंगों में एक है और अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब हम लोग बढ़ते हैं डिस्कशन। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो यकृत है। यकृत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए डिस्कशन। आप लोग के जीवन में सौंप रहा हूँ ये भी। कुछ बताते रहते हैं, जब आप लोग कोऑर्डिनेशन होता रहता है तो ये अच्छा लगता है। क्लास में तो ऑफलाइन क्लास में तो है नहीं, आप लोग सामने के सामने बात करें हम लोग इन सभी चीज़ों पर। अब ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में हम लोग के लिए बस दो ही बनता है। एक तो आप लोग का एक व्हाट्सएप मैसेज हो गया 950 690 222 जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दे रखा है, वो उसको देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना देना चाहेंगे तो उसके थ्रू हो सकता है। और उसके अलावा आपके लिए एक होता है बस कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना जो भी रहता है फीडबैक ज़रूर दिया करिए। मोस्ट वेलकम है आप लोगों का सजेशंस इस चैनल पर। आपके कमेंट्स का भी पूरा रिप्लाई ज़रूर दिया जाता है और निश्चित तौर पर उस पर भी कार्य ज़रूर किया जाता है। यकृत किसे कहते हैं? देखिए बात हो रही है यहाँ पर यकृत की। यकृत के बारे में देखा जाए तो सबसे बड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात फेमस है, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में। देखिए यकृत जो होता है ऑडिशंस वो क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में देखा जाता है, ठीक ना? और व्यस्त ग्रंथि के रूप में भी है, जो हल्के पीले रंग पित्त रस का निर्माण करती है। हल्के पीले रंग पित्त रस का क्या करती है, यकृत जो होता है वो निर्माण करता है। यकृत शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न चयापचयों को डिटॉक्सिफाई करना इसका मुख्य रूप से काम होता है। प्रोटीन को एक तरीके से कहा जाए तो ये संश्लेषित करने का काम करता है। कौन? यकृत। यानी यकृत का मुख्य रूप से जो काम देखा जाए तो प्रोटीन को क्या करने का काम करता है, ये संश्लेषित करने का। और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाता है। जैव रसायन, ये रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना? तो जैव रसायन यानी पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाने का जो काम होता है वो भी किसका होता है, यकृत का होता है, ठीक है ना? ये जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों का, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सिस्टम जो भी होते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो मैंने बताया कि बॉडी के जो भी कुछ अंग होते हैं, कुछ अंगों को मिलाकर क्या बनता है, एक तंत्र बनता है। तो पाचन तंत्र में यहाँ पर बात किया गया कि पाचन तंत्र में कौन-कौन थे, और यहाँ पर पार्टिकुलरली जो पाचन तंत्र के जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उन सभी को लेकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। चलिए डिस्कस यहाँ पर ये जो अगला हम लोग का टॉपिक देखिए क्या है, छोटी आंत किसे कहते हैं? देखिए पाचन तंत्र में आप लोगों को मिला था ये छोटी आंत। यहाँ पर लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्टेंटाइन, इसको दिखाई दे बोला जाता है। स्मॉल स्टेंटाइन होता है और लार्ज स्टेंटाइन। देखिए जो लार्ज स्टेंटाइन होता है और स्मॉल स्टेंटाइन, तो छोटी आंत हो चाहे बड़ी आंत हो, उन दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। वो किस प्रकार से अपने रोल को अदा करते हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए क्षुद्रांत या छोटी आंत के बारे में बात किया जाए, क्षुद्रांत या छोटी आंत जिसे हम लोग स्मॉल स्टेंटाइन बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? स्मॉल स्टेंटिन। मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्या होता है? एक मानव पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से आरंभ होकर वृहदांत यानी बड़ी आंत पर पूर्ण होता है। कहने का मतलब जो छोटी आंत होती है तो मानव पाचन तंत्र क्या होता है, वो आमाशय से स्टार्ट होता है। देखिए अभी आमाशय क्या होता है इसके ऊपर जस्ट डिस्कशन किया गया, आमाशय क्या होता है। तो आमाशय से आरंभ होकर बृहदांत जो होता है बड़ी आंत पर ये पूर्ण होता है। क्षुद्रांत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। कहने का मतलब है जो छोटी आंत होता है उसी में ही भोजन का जो सबसे अधिक पाचन और अवशोषण जो होता है वो किसमें होता है, स्मॉल स्टेंटाइन में होता है। किसमें होता है? स्मॉल स्टेंटाइन में। तो अधिक सबसे अधिक पाचन और अवशोषण का जो काम होता है वो छोटी आंत में होता है। देखिए ये तो बात हो गई कि छोटी आंत का महत्वपूर्ण रूप से काम क्या है और कहाँ पर है ये, लेकिन कितना इसका साइज होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी पूछ देता है कि छोटी आंत जो है या बड़ी आंत है तो इसके क्या साइज होते हैं। रिलेशंस यहाँ पर उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग के साथ। इस चीज़ों को देखिएगा, पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वयस्क शरीर में अगर वयस्क व्यक्ति है ड्यूसेंस, तो वयस्क व्यक्ति में क्या होता है, भूरे बैंगनी रंग का होता है। पहले एक बात याद रखिएगा कि जो छोटी आंत होती है वो किस रंग की होती है, भूरे बैंगनी रंग की होती है। छोटी आंत का व्यास लगभग क्या होता है, 35 मिलीमीटर होता है।
तो डिस्टेंस ये देखिए छोटी आंत का जो क्या होता है, यहाँ पर व्यास लगभग क्या होता है 35 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 35 मिलीमीटर। इसका मतलब कि 1.5 इंच होता है, ठीक है ना? 1.5 इंच का जो होता है हम लोग का छोटी आंत होता है, जिसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ऐसे क्षुद्रांत भी कहा जाता है, ठीक है। और औसत जो लंबाई इसकी होती है 6 से 7 मीटर होती है, यानी 20 से 23 फुट। ये डिस्टेंस देख लीजिए, सोच लीजिए कितना लंबा ये होता है, गुच्छे का जाल की तरह एकदम होता है। जैसे माला हम लोग देखते हैं, कोई कपड़े का धागा देखते हैं कितना लंबा रहता है, इतनी छोटी सी बॉडी है। अब पता चला कि लगभग अगर जब देखते हैं व्यक्ति को हम लोग, कोई 3 फुट का है, कोई 4 फुट का है, कोई 5 फुट का, बताए 20 से 23 फुट जो होता है वो क्या होता है? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई होता है, लेंथ होता है। सोच लीजिए कितना वो बॉडी के अंदर जाल बना है आपके, ठीक है ना? वो जो अमाशय से देखिए स्टार्ट होके कहाँ पर समाप्त हो रहा है। पहली बात तो ये महत्वपूर्ण थी, अमाशय से स्टार्ट होकर क्या हो रहा है, बड़ी आंत जिसे हम लोग लार्ज स्टेंटाइन बोलते हैं, वहां पर ये समाप्त हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। और ये इतना लंबा डिस्टेंस को तय करता है, 6 से 7 मीटर। यानी भोजन को जो आप लोग ग्रहण करते हैं, तो सोच लीजिए इतने वो डिस्टेंसों को तय करते हुए, यानी किसी भोजन को अगर आप सीधे सीधे खड़े भी खा जाएंगे ना, तो वो बिना उसके, बिना पाचन तंत्र, वो उसको मेन करना ही उसका काम, उनका काम है ये पीसना, बिना पीसे वो उसको आगे जाना ही नहीं देंगे। तो ये वर्क होता है। छोटी आंत बड़ी आंत तो में जब जाता है भोजन, तो वहाँ पर उनको ये वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ताकि वहाँ पर भोजन वगैरह को क्या किया जा सके, मेन किया जा सके। इसीलिए कहा था कि जितने दांत है उतने बार में एक कवर को खाना चाहिए। लगभग जैसे एक कवर आप खा रहे हैं तो 32 बार कुचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, कोई 5 बार में, बहुत रेयर से रेयर कोई होता है तो कोई 10 बार में। लेकिन बेसिकली ड्यूरेशन ये जो है, इसे कम से कम 15 तो कुचना ही चाहिए आप सभी लोगों को। चलिए, हेल्थ टिप्स तो आप लोग खुद ही जानते हैं अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं अब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए बड़ी आंत जो होती है, या बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत का रोल क्या है, और ये मुख्य रूप से क्या करता है। देखिए बात हुई यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में? लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए इसकी कुल लंबाई क्या होता है, 1.5 मीटर होता है। अभी देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन था तो वो क्या था, 6 से 7 मीटर था। लेकिन यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है 1.5 मीटर है। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आप लोग को ये बताना है कि लार्ज स्टेंटाइन और स्मॉल स्टेंटाइन में क्या डिफरेंस है। और जो लार्ज स्टेंटाइन है, जो स्मॉल स्टेंटाइन है, तो इनका नाम तो उल्टा लग रहा है, क्योंकि अगर लेंथ अगर देखा जाए स्मॉल स्टेंटाइन का तो 6 से 7 मीटर है, लेकिन जो लार्ज स्टेंटाइन है इसका 1.5 मीटर है। तो ये उल्टा क्यों है? लेंथ ज़्यादा होने के बावजूद भी इसको बड़ी आंत और छोटी आंत, यानी लार्ज और स्मॉल स्टेंटाइन में क्या डिफरेंस है, कन्फ्यूजन है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब मैं इसके बारे में आप लोगों को, अगर आप लोग अपना राय रखेंगे जब डिस्कस, तब मुझे, मैं इस पर बात भी करूंगा आप लोगों के साथ बाद में। परंतु देखिए छोटी आंत से मोटाई में अधिक होने के कारण ही बड़ी आंत कहलाती है, ठीक है ना? मोटाई में क्या होने के कारण अधिक होने के कारण क्या आता है, इसे बड़ी आंत कहा जाता है। मतलब मैंने तो यहाँ पर एक हिंट भी दे दिया है आप लोगों को। यह छोटी आंत से क्या होता है, मोटाई में अधिक होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका जो काम होता है, जो लार्ज स्टेंटाइन का, तो वो जल और जो कुछ लवण, जो साल्ट होते हैं, उनका ये अवशोषण करता है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन? जो लार्ज स्टेंटाइन होता है, यानी जिसे हम लोग बड़ी आंत बोलते हैं। मैंने पहले बताया अगर किनारे हम लोग का डायग्राम होता है तो और क्लियर तरीके से होता है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं थोड़ा सा जानते हैं कि फिगर वगैरह तो डायग्राम वगैरह मिल नहीं पाता है इतना आसानी से, और बड़ा लफड़ा भी है, कॉपीराइट तो क्लेम तो ये वो स्ट्राइक स्ट्राइक, तो खैर दिखा जाएगा जब से पेंसिल वगैरह से कभी बना हुआ, तो मैं उस पर लेकर बात करेंगे, कोई बात नहीं। फिर भी आप लोग को जिस प्रकार से मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, डिस्टेंस आप लोग फिगर देखेंगे जब वहाँ पर, तो उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए बड़ी आंत का जो अंतिम भाग जो होता है डिस्टेंस, वो कहाँ पर होता है, मलाशय कहलाता है। कहाँ पर समाप्त होता है वो? मलाशय पर, ठीक है। जहाँ अपचित पदार्थ मल के रूप में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना? अपचित पदार्थ जो होता है वो मल के रूप में, और मल द्वारा से जानते हैं कि वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो मुख्य रूप से ये बातें जो थी, इसको ध्यान में रखिएगा। एकत्रित हो जाता है और गुदा इसे निष्कासित कर देती है। तो गुदा का काम होता है डिस्टेंस से निष्कासन करना, नहीं जो मलाशय मल बना हुआ है, तो उस मल को क्या करता है, ये गुदा जो होता है इसे निष्कासित कर देता है, और ये मल द्वार के रास्ते ये बाहर निकल जाता है, ठीक है ना? जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या जिनका यूज बॉडी नहीं कर पाती है, उस सबको क्या किया जाता है, बाहर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लेकिन बढ़ने से पहले डिस्टेंस, यदि थोड़ा सा वीडियो आप लोग के लिए हेल्प लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखिएगा, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है टीजी सर।
यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा और लेसन से इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रूप से कंटेंट भी तैयार करते हैं और बड़ी परिश्रम करते हैं हमारे टीम वर्क जो होते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि डीजे सर चैनल के जो फैमिली मेंबर्स हैं ये इनके सदस्यों की सदस्य संख्या बढ़ाएँ और इसे दूर तक फैलाएँ और केवल स्टेट तक ही ना रह पाएँ, ये बल्कि पूरे भारतवर्ष के जो स्टेट हैं उनको कवर करें। तो ये आप लोगों से इतना सपोर्ट ज़रूर चाहिए इस चैनल को जिसका नाम है डीजे सर। ऑडिशंस कंटेंट मैंने और भी बहुत सारे दे रखे हैं ऑलरेडी, उन सबको आप जाकर देखिए और जो भी आप लोग कन्फ्यूज़न है, जो भी आप लोग के न्यू क्वेश्चन मिले, जो भी प्रॉब्लम मिले, आप उसको जो नंबर मैंने दे रखा है उससे आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप बता सकते हैं, इज़ योर चॉइस। तो आप लोगों के लिए ऑडिशंस इतनी व्यवस्थाएँ जब मिल रही हैं तो उसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित ज़रूर कीजिए। उच्छ्वास क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्छ्वास क्या है? कभी-कभी लिसनर्स ऐसे प्रश्न भी पूछ देते हैं जो कि कभी नहीं देखे गए रहते हैं, लेकिन अचानक जब वो प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तो हम लोग उन प्रश्नों से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए लिसनर्स आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जा रहा है। उच्छ्वास क्या है? गहरी साँस, मन में कोई कष्ट या वेदना होने के कारण ली जाने वाली जो लंबी साँस होती है लिसनर्स उसे ही हम लोग बोलते हैं उच्छ्वास, ठीक है? क्या बोला जाता है? गहरी साँस लेना, ठीक है ना? गहरी साँस लेना, लोग कहते भी हैं कि गहरी साँस लीजिए। हम लोग देखे हैं काम चलाओ, अपने काम भर हम लोग केवल साँसों को लेते हैं। देखा जाए तो गहरी साँस का मतलब होता है पूरा लंग्स में आपके पूरा एयर भर जाए। तो डिस्टेंस तब उसे कहते हैं। हम लोग केवल काम भर अपने लेते हैं, बॉडी को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। उच्छ्वास क्या होता है? गहरी साँस यानी मन में कोई कष्ट या वेदना होने के कारण क्या होता है, ली जाने वाली जो लंबी साँस होती है उसे ही हम लोग उच्छ्वास बोलते हैं। देखिए अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो उच्छ्वास क्रिया को श्वास लेना भी कहते हैं। साधारणतः तो आप तो इतना कह के काम चला भी सकते हैं कि जो उच्छ्वास क्रिया होती है वो श्वास लेना भी कहते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत देखिए नाक द्वारा क्या होता है शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है जो कार्बोहाइड्रेट व वसा को जलाकर शरीर में गर्मी व ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायक होती है। देखिए ये बात मत भूलिएगा, इसका महत्वपूर्ण रूप से जो कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ये जलाने का काम करता है, जिससे गर्मी और एनर्जी भी जो होता है वो उत्पन्न होता है, जिसका यूज़ हमारा बॉडी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो कर लेता है। तो डिस्टेंस बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी काम होता है, वर्क होता है, तो उन सभी का कोई ना कोई एक विशेष यूज़ है, कोई ना कोई एक विशेष पर्पज़ है, तो उस उद्देश्य से बॉडी के जो अंग होते हैं, वो वर्क करते हैं अपने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर। प्रश्वास क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्वास क्या है? देखिए नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है, ठीक है ना? अनुलोम-विलोम मेडिटेशन सुने होंगे आप जो बार-बार योगासन वाली बात होती है जो बाबा रामदेव जी जो बताते थे या तो और भी लोग बताते हैं अनुलोम-विलोम और मैंने भी मेडिटेशंस बताया आप लोगों को अनुलोम-विलोम के बारे में। तो नासिका द्वारा श्वास को बाहर निकालना ये क्या कहलाता है? प्रश्वास कहलाता है। इसके द्वारा शरीर में क्या होता है व्यर्थ पदार्थों के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकाली जाती है। देखिए हम लोग सांस जो लेते हैं छोड़ते हैं सोच लीजिए उनका भी कितना बड़ा रोल है। अगर हम लोग साँस को अंदर ले रहे हैं तभी उनका क्या वर्क है और जब श्वास हम लोग ले रहे हैं यानी साँस को बाहर ले रहे हैं तब भी सोच लीजिए कितना बड़ा हमारा वर्क हो रहा है। तो डिस्टेंस कहने के लिए है कि मतलब साँस ले रहे हैं, ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट कामें हो रहे हैं तो ये वो है। हम लोग लेकिन इन सभी चीज़ों को नहीं जान पाते हैं कि वास्तव में वो कर क्या रहा है। नहीं व्यर्थ पदार्थों को जलाकर जलने से जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, वो शरीर से बाहर निकालने का काम जो है प्रश्वास के ज़रिए हो रहा है। ठीक है? सोच लीजिए इतनी अंदर की बातें हैं ये। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आप लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं और आगे भी देखेंगे आपके एग्ज़ाम में जब मिल जाएगा तो। और देखा जाए तो गृह विज्ञान में कुछ भी कठिन नहीं है और गृह विज्ञान का देखिए जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है, उसमें अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, दिक्कत होती है उनको इन्हीं में, चाहे वो 10th के बच्चे हों, चाहे वो 10th की गृह विज्ञान की बालक और 12th की गृह विज्ञान की बालक और बालिकाएँ हों। तो वो सभी के सभी लोगों में बायोलॉजी में ही वो लोग फँसते हैं, नहीं तो और सभी बातें तो जो होती हैं वो मुख्य रूप से निकल जाती हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे श्वास नली। श्वास नली क्या होता है? श्वास नली के बारे में डिस्कशन अगर हम बात करें पार्टिकुलरली तो देखिए मनुष्य हो गया अगर बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें, चाहे पशुओं की बात करें, पक्षियों की बात करें तो के शरीर में क्या होता है श्वास नलिका या सांस की नली होती है। भाई ज़ाहिर-सी बात है सबके अंदर होती है। वह नली होती है जो गले में स्थित स्वर यंत्र जिसे लैरिक्स को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिक्स। तो गले में स्थित स्वर यंत्र या जिसे हम लोग लैरिक्स बोलते हैं, गले में स्थित लैरिक्स को फेफड़ों से जोड़ती है। श्वास नली क्या करती है? लैरिक्स को फेफड़ों से जोड़ती है और मुँह से फेफड़ों तक हवा पहुँचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है? तो ये सब जो काम करता है वो कौन करता है? श्वास नली करता है। श्वास नली के सहायता से ही ये सभी काम जो होते हैं वो किए जाते हैं।
चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है डिस्कशंस वो सभी के सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वीडियो डिस्कशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे आप लोग के तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और डीजे सर चैनल को हम लोग को डिस्कशंस एक विशेष मुकाम पर पहुंचाना है जो कि आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही पॉसिबल है। इन डीजे सर चैनल को डिस्कशंस पहचान दिलाने में आप लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा तो अपना एक महत्वपूर्ण योगदान इस चैनल पर भी ज़रूर दीजिए, इसे दूर तक फैलाइए और डीजे सर चैनल को पूरे यूपी में ही नहीं बल्कि भारत का भी भारत स्टेट पर यानी भारत कंट्री पर वो अपना एक विशेष पहचान बना सके, केवल स्टेट तक ये सीमित न रह जाए। तो डिस्टेंस ये पहचान दिलाने का जो जिम्मेदारी है मैं आप लोगों के ऊपर सौंपता हूँ और जो मेरे हिस्से में रहेगा मैं उसे बेहतर तरीके से करने का काम करूँगा। फेफड़े क्या हैं? डिस्टेंस बात हो रही है आप देखिए फेफड़े के बारे में। वायु में सांस लेने वाली देखिए प्राणियों का मुख्य जो सांस लेने के अंग जो होता है वो फेफड़ा होता है या तो फुफ्फुस होता है। फेफड़ा या फुफ्फुस ही उसे हम लोग बोलते हैं जैसा कि इसे वैज्ञानिक या चिकित्सकीय भाषा में कहा भी जाता है। होता है वायु को देखिए सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य जो सांस लेने का अंग जो होता है उसे ही हम लोग फेफड़ा कहते हैं। यानी मुख्य जो काम होता है श्वास प्रश्वास की बातें जब होती हैं तो फेफड़ा जो होता है जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपना जो रोल अदा करता है, ठीक है ना? सबसे महत्वपूर्ण रूप से फेफड़ा वर्क करता है उसमें, ठीक है ना? लंग्स जिसे हम लोग बोलते हैं। यह प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है। असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण क्या होती है? स्पंजी होती है। क्या होती है? स्पंजी। लेकिन देखिए बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना इसमें कुछ ऐसे भी यानी जो गृह विज्ञान का आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजी का सेशन तो बायोलॉजी को ज़बरदस्ती हिंदी में पढ़ाया जाता है। बायोलॉजी वास्तव में देखा जाए तो ये इंग्लिश में ही था। लेकिन इसे क्या किया गया है हिंदी में ज़बरदस्ती पढ़ने का प्रयास किया जाता है ताकि हिंदी मीडियम के जो लोग हों तो उनका भी उद्धार हो सके। लेकिन बायोलॉजी को अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ें तो और भी बेस्ट तरीके से आपको समझ में आए और भी अच्छे से क्लियर हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10th प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर धमनियाँ क्या हैं? बात हो रही है यहाँ पर धमनियों के बारे में। तो धमनियाँ वे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुँचाती हैं। कहाँ से पहुँचाती हैं? हृदय से रक्त को। हृदय से रक्त को आगे पहुँचाती हैं। पल्मोनरी एवं आव्लानल धमनियों के अलावा सभी धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने का मतलब क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही ले जाने का काम करती है ना, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब वापस आती है तो उनको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दोनों बातों को याद रखिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाती हैं और रक्त वाहिकाएँ होती हैं मुख्य रूप से जो हृदय से रक्त को आगे पहुँचाती हैं। तो डिस्टेंस इसको याद रखिएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी इसको कहा जाता है। ये मत भूलिएगा, ये एक महत्वपूर्ण मैंने बात बताया जो आप लोगों के लिए। चलिए जब बात हो रही है यहाँ पर क्या कहते हैं कि तो शिराओं के बारे में बात कर लिया जाए यहाँ पर, ठीक है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। शिरा क्या होता है? तो शिराएँ शिराएँ क्या होती हैं? देखिए परिसंचरण तंत्र में जो शिराएँ वे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। देखिए रक्त को अभी मैंने इससे जस्ट ऊपर बात किया आप लोगों का और धमनी और शिरा देखिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों में इम्पोर्टेंट भी बहुत तेज पूछता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए कि रक्त और जो ये शिरा और धमनी में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए जो रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, कहने का मतलब क्या है? ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को ले जाती हैं। फिर वहाँ से देखिए फिर शुद्ध करके वहाँ पर भेजने का काम, फिर ले जाने का काम। तो पल्मोनरी और अम्बिलिकल शिरा को छोड़कर जिसमें ऑक्सीजन मिला वो रक्त बहता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो अधिकतर शिराएँ ऊतकों से डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन का हौस रक्त को वापस फेफड़ों में ले जाती हैं। तो कहने का मतलब वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन का हौस और रक्त को वापस फेफड़ों में ले जाने का काम होता है जो ये शिराएँ करती हैं, ठीक है ना? ये शिराएँ और उसके साथ ही साथ धमनी ये दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट था और क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्लास 10th की अगर बालिकाएँ देखती हैं तो उनका अगर बॉयज़ भी देखते हैं तो उनका समझ लीजिए कि गृह विज्ञान का काम होगा, उसके साथ ही साथ जो साइंस होगा उसमें भी काम करेगा और जो क्लास 12th की बालिकाएँ हैं जिनका कि बायोलॉजी होगा उनके लिए भी ये बेहतर तरीके से वर्क करेगा। तो डिस्कशन ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स के साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा डिस्कशन उससे जाकर व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए। ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास है इन सभी का पीडीएफ वगैरह भी आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्कशन से भरपूर लाभ उठाइए और दूर तक इसे फैलाइए। डीजे सर चैनल लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो अब आने वाला है न्यू ईयर, आ रहा है धीरे-धीरे आप सभी लोगों के न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को धीरे-धीरे आ रहा है नज़दीक। लेकिन इस से नए सत्र में नए चीज़ों को
आप लोगों के लिए लिसनर्स एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जब भी आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, देखिए आप लोग को जब भी सेशन मिला होगा, तो उसमें एक बात लिखी गई होगी कि आप लोगों का जो कार्यकाल है वो इसमें का है। देखिए ये 2/22 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना? 22 और यहाँ पर हो रहा है 23, ठीक है? ये हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि 2022-23 तो यही आपका सीज़न होगा। क्या होगा? यही आप लोगों का सीज़न है, ठीक है? और यहाँ पर देखिए इसमें क्या है 2022-2023 ये तो समझ लीजिए अब गया ही आपका, गायब हो गया ये तो नहीं मिलने वाला है आप लोगों को फिर से। और ये जो है, ये अगर आप लोग देखेंगे 2023 को देखें तो देखिए इसमें भी आप लोग को मिल रहा है 2, 3, 23। अगर इनको सम कर लिया जाए 2 + 3 और इनका एवरेज निकाला जाए, देखिए 2 प्लस क्या किया गया 3 और बटे में क्या किया जाए इनका एवरेज जब निकालेंगे आप तो 2 से ये क्या हो गया आप लोगों का 5, क्या हो जाएगा 5। तो अपॉन में जब आप जाएंगे यहाँ से अगर इसको 2 से डिवाइड कर लिया जाए तो अब देखिए 2 से जब काटेंगे इसको तो आ रहा है आपका 2.5, क्या आ रहा है 2.5 आ रहा है। तो ये बताने का मेरा मतलब क्या है, इससे मैं किस प्रकार से आपको जोड़ रहा हूँ। कहने का मतलब एडिशंस की 2.5 का मतलब हो गया 2.5 महीने भी आप लोगों के पास अब नहीं बचे हैं। सोच लीजिए तो 2 से 3 महीने इसको आप लोग समझ के रखिए, बस लगभग 2.5 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? आप लोग बस इसका निर्णय जाकर देकर हमें जो भी कमेंट बॉक्स में रहेगा ज़रूर बताइएगा। अब नहीं पढ़ेंगे तो आप कब पढ़ेंगे? तो उस समय बिल्कुल भी नहीं है, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए और रेगुलर पढ़िए और कंटिन्यूअसली पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है तो डीजे सर चैनल आपके साथ है और भी जो चैनल हैं और भी जो टीचर हैं, क्लास हैं, सभी लोग अपने-अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग स्टडी सही रखिए अपनी और स्कूल वगैरह में जाने का काम तो आपने कर चुके हैं आप लोग। अब लोग कोशिश करिएगा कि न्यू ईयर में थोड़ा-सा कम से कम जाएँ और सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर सकें, बेहतर तरीके से कीजिए। और ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो व्यवस्थाएँ आप लोग को मिल रही हैं, इसका भी लाभ उठाइए और डीजे सर चैनल का तो ज़रूर उठाइएगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। न देखना डीजे सर का वीडियो आधा, न देखना डीजे सर का वीडियो आधा, नहीं तो हल नहीं हो पाएगा आपके बोर्ड की बाधा। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर, ठीक है? डीजे सर के साथ मिलकर कर लो बोर्ड की तैयारी क्योंकि इस बार है आपकी बारी। तो डिस्टेंस यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। और आज का ये महत्वपूर्ण सेशन क्लास 10th और 12th की बालिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो ये डिस्टेंस देखिए मुख्य रूप से तो देखिए क्लास 10th के बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए आज का सेशन है, लेकिन ये 12th की बालिकाओं के लिए भी देखिए हिंट दे सकता है, यहाँ पर अति लघु में पूछ सकता है उनके। और ये लघु उत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं गृह विज्ञान के हैं, होम साइंस के। तो डिस्कशन वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेगा। जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा सब एक से बढ़कर एक है और निश्चित तौर पर आपके आने वाले जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों पहला ही हम लोग का प्रश्न क्या है, चेक के प्रकार बताइए। पहला हम लोग का प्रश्न है गृह विज्ञान का, चेक के प्रकार बताइए। तो चेक मुख्यतः डिस्कशन देखा जाए तो अगर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। देखिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस चेक, ठीक ना? क्रॉस चेक जो हो गया पहला। दूसरा टाइप्स क्या हो जाएगा, बेरर चेक। तीसरा क्या होता है, खुला चेक। और चौथा जो होता है आदेश चेक। कौन कौन हो गया, क्रॉस चेक, बेरर चेक, खुला चेक और आदेश चेक। देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ चेक्स, क्रॉस्ड चेक, बेरर चेक्स, ओपन चेक एंड ऑर्डर चेक। ये डिस्टेंस इस प्रकार से जो होते हैं वो चेक के टाइप होते हैं। यानी टोटल जो चेक होता है वो कितने प्रकार का होता है, टोटल 4 प्रकार का होता है। ठीक है डिस्टेंस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में सेकंड प्रश्न को। देखिए डिस्टेंस ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को ही देखकर पता चल रहा है डिस्टेंस। देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे। क्लास 10th की बालिकाओं का देखिए डिस्टेंस ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है फर्नीचरों की, ठीक है ना? जो भी लकड़ी के फर्नीचर होते हैं तो तेज धूप, गर्मी हो गया, ठंड हो गया और सूखे वातावरण से हमेशा बचाएं।
पहली बात है कि अगर लकड़ी का जब भी फर्नीचर उसे तेज धूप में नहीं रखना चाहिए, गर्मी से बचाना चाहिए, उसे ठंड से और सूखे वातावरण से हमेशा बचाना चाहिए। फर्नीचर को हमेशा क्या करना चाहिए, सुरक्षित जगह पर रखें। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी अगर सामान है तो उसे आप अगर बेहतर जगह पर रखेंगे, अच्छी जगह पर रखेंगे तो ज़्यादा आप उसकी सिक्योरिटी का दे पाएंगे उसे। ये तो हर चीज़ों के लिए स्वाभाविक बातें हैं और निश्चित तौर पर आप इसको जान भी रहे हैं। जहाँ बारिश की बूंदें उन तक पहुँच ना पाए, क्योंकि गीले होने की वजह से फर्नीचर फूल जाते हैं। फर्नीचर को दरवाजे और खिड़कियों से थोड़ा दूर ही रखें, जिससे कि ये बारिश के पानी या दीवार में हो रहे लीकेज की वजह से क्या हो, ये खराब ना हो। तो डिस्टेंस ये देखिए स्वाभाविक चीज़ें हैं, इनको हम लोग किस प्रकार से बचाते हैं। तो हम लोग अपने घर वगैरह में भी जो रहते हैं बूढ़े वृद्ध लोग, तो वो अक्सर इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग को आगाह भी करते रहते हैं। तो बारिश के पानी या दीवार में हो रहे लीकेज के संपर्क में ये जो लकड़ी का फर्नीचर होता है वो न आए। नहीं तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, वो कमज़ोर हो जाता है, असहाय हो जाता है और बाद में वो समाप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे और देखिए ये भी प्रश्न जो हम लोग का है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन। देखिए प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बजट किसे कहते हैं? देखिए गृहिणी के लिए देखिए एडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बजट किसे कहते हैं? बजट के लाभ बताइए। ठीक है ना, ये हम लोग का प्रश्न कौन सा है? 3 हो जाएगा। बजट किसे कहते हैं? बजट के लाभ बताइए। देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि बजट को क्या कहते हैं हम लोग। देखिए बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, देखिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया। हर गवर्नमेंट जो होते हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे कंट्री की बात करें, तो हर राज्य हर देश हो गया तो वो अपने देश का एक बजट तो वो लोग निकालते हैं। ठीक है ना, पार्टिकुलरली जिसमें उस बजट में क्या किया जाता है, भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण होता है। औपचारिक विवरण का मतलब कि लेखा जोखा पूरा उसमें रहता है कि सरकार जो इतने पैसों का व्यय करेगी, ये वो आय कहाँ से प्राप्त करेगी और व्यय कहाँ पर वो करेगी। तो इसका एक तरीके से क्या होता है, औपचारिकता होती है, औपचारिक एक विवरण होता है। ठीक है, ये लेखा जोखा जो होता है वो औपचारिक तौर पर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कभी मध्यवर्गीय हो गया, कभी अमीर वर्ग लोग हो गए, कभी किसान वर्ग, मजदूर वर्ग हो गए, तो उनको लुभाने के लिए ये सभी चीज़ें सरकार अपनी व्यवस्थाएं करती रहती है। तो लेसन देखिए यहाँ पर क्या होता है, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो एक बजट एक दस्तावेज है। अगर बजट के बारे में हम लोग बात करें तो एक बजट क्या है डिस्टेंस, एक दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए प्रबंधन व्यवसाय क्या करता है, अपने लक्ष्यों को के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ताकि सही तरीके से मतलब पता चल सके और सही तरीके से वो आय व्यय का लोग रख सके। ठीक है डिस्टेंस, और उसी के आधार पर वो क्या है, अपने कुछ दो दूरगामी निर्णय होते हैं उनके आधार पर वो करते हैं। तो ये प्रश्न भी जो है डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिस्टेंस याद रखिएगा। चलो लग जाएं 1 महीने, चलो लग जाएं 1 महीने, क्योंकि कुछ करके दिखाना है, आ गया है बोर्ड, अपनी अलग पहचान बनाना है। तो डिस्टेंस यदि अलग पहचान आप बनाना चाहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप एकदम सही चैनल पर हैं, जिसका नाम है डीजे सर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। अब की बार बोर्ड पर वार, तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्टेंस जब आप इस चैनल का भरपूर लाभ उठाएंगे और इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलेंगे। तो बचत का देखिए क्या अर्थ होता है डिस्टेंस। बचत का अर्थ हम लोग गृहिणी के तौर पर देखेंगे यहाँ पर, या तो सामाजिक तौर पर क्या होता है, बचत का अर्थ क्या होता है, बचत का मतलब क्या निकल कर आता है और इसके उद्देश्य क्या है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बात हो रही है बचत के अर्थ की। सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए बचत का अर्थ तो देखिए धन को संचित करना। संचित करने का मतलब क्या है, धन को इकट्ठा करना। सामान्य अर्थों में बचत का अर्थ क्या होता है, धन को संचित करने से। किंतु अर्थशास्त्र में बचत का अर्थ क्या होता है, मुद्रा को बैंक में रखने से। देखिए मुद्रा को कहाँ रखने से, बैंक में रखने से। तो अर्थशास्त्र में बचत का अर्थ जो होता है वो मुद्रा को बैंक में रखने से, पेंशन फंड में निवेश करने से इत्यादि से लगाया जा सकता है। यानी पेंशन फंड का मतलब ऐसे हो गया, जैसे देखिए सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, वो ये डीआई उडीआई क्या कहा जाता है ना, उसको काट काट के लोग पैसे देते हैं ना, तो पेंशन फंड में निवेश करके। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें बचत किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का आधार है। भाई जाहिर सी बात है, वो अमाउंट अगर आप रखते हैं तो एक सेविंग आप रख रहे हैं और वो एक क्या करता है डिस्टेंस, वो विकास का एक आधार आपको मिलता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई मध्यवर्गीय है क्योंकि उनके लिए इतना तो पॉसिबल है नहीं। अगर गरीब परिवार के लोग हैं, मध्यवर्गीय लोग हैं, तो उनके पास तो एक साथ पैसे का इकट्ठा तो मिलता नहीं है उनको। तो वो किसी तरीके से वो अपनी व्यवस्थाओं किस तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं, कर सकते हैं, उस पर वो अपना काम करते हैं। इसमें वृद्धि से निवेश में वृद्धि होगी, जो कि उत्पाद में वृद्धि करेगा, फलतः अर्थव्यवस्था विकसित होगी या अर्थव्यवस्था में भी विकास देखने को स्वाभाविक तौर पर मिलेगा। तो ये डिस्कशन लोग का चौथा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये चौथा प्रश्न था, इस पर तो डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा चुका है। देखिए
यहाँ पर डिस्कशन देखिए, ये प्रश्न में अब यहाँ पर अति लघु में ये सभी प्रश्न हैं, अलग-अलग भी पूछे जा सकते हैं। देखिए केवल दोनों मिल अगर पूछेगा तो आप लोग का लघु लघु हो जाएगा, कोई एक पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तरी हो जाएगा। तो ये बचत के 4 उद्देश्य बताइए। देखिए दोस्तों, बचत के क्या है 4 उद्देश्य कौन-कौन से हैं? देखिए दोस्तों, पहला जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा। कहने का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति बचत करता है तो उसको क्या होता है, आर्थिक सुरक्षा मिलती है। वृद्धावस्था में क्या मिलता है उसको, आर्थिक सुरक्षा मिलता है। भाई जितनी ज़्यादा वो सेविंग करेगा तो वो भविष्य की चीज़ों को में वो आर्थिक रूप से संशोधन उसमें करेगा। बच्चों के विवाह में सहायक, भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर जब आप पूँजी को जुटाए रहेंगे, इकट्ठा किए रहेंगे बचत, तो बच्चों वगैरह के विवाह वगैरह में उस चीज़ों का यूज़ किया जाता है। आकस्मिक संकटों का सामना, कहने का मतलब डिस्टेंस कि कोई जीवन जो है किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी धरती पर जो है अमर के घड़ियाँ तो पी के आया नहीं है। तो स्वाभाविक है कोई न कोई दिक्कत हो गया, समस्या हो गया, परेशानी हो गई, उसके साथ मिलना ही है। तो आकस्मिक संकटों का सामना जो होता है वो बचत के माध्यम से हो पाता है। और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब है रेजिस्टेंस की सामाजिक तौर पर भी आप मजबूत होते हैं, क्योंकि भाई अब आप एक पूंजीपति के तौर पर जाने जाएंगे, क्योंकि आपके पास संपत्ति रहेगी, पैसा रहेगा, और जानते हैं कि पैसे में बहुत दम होता है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी एक प्रकार से वृद्धि होती है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में, अब प्रश्न संख्या आपने आपके 5 की ओर। और जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ डिस्कशन, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गृह विज्ञान की बालिकाओं के लिए, और मुख्य रूप से ये जो क्लास 10th की बालिकाएं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ क्लास 12th की जो बालिकाएं हैं उनके लिए भी आज के ये सेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खवैया। तो डिस्कशन इसको एक अलग पहचान अपनी भी बनाइए, और इस चैनल को भी एक अलग पहचान दीजिए। उसके लिए बस कुछ भी नहीं करना है, शेयर के बटन पर जाइए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पारिवारिक बजट के बारे में हम लोग बात करें तो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। पारिवारिक बजट क्या होता है, जैसे उसमें क्या होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति में वो क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। क्या होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है, तथा नियमित बचत के अवसर भी प्रदान करता है। नियमित बचत के अवसर प्रदान करने का मतलब क्या है, कि अब हम लोग किसी भी कोई भी काम है, कोई भी टॉपिक है, किसी भी जगह पर हम लोग को कोई पूंजी निकालना है, तो कितनी पूंजी कहाँ पर यूज करना है, कितना पैसा कहाँ पर देना है, उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए, या पारिवारिक बजट का मतलब क्या होता है, इस काम के लिए नहीं, परिवार के इस काम के लिए हम लोग इतना बजट निकाल रहे हैं, इतना पैसा मैं निकाल रहा हूँ, मैं इस काम के लिए यूज करूंगा। यानी आय और व्यय का लेखा जोखा रखना। जिस प्रकार से राज्य स्तर पर किया जा रहा था, देश के स्तर पर किया था, उसी प्रकार से पारिवारिक स्तर पर जब किया जाता है तो उसी को हम लोग पारिवारिक बजट बोलते हैं, और पारिवारिक बजट के बहुत लाभ है डिस्टेंस। इसी देखिए यहाँ पर डिफरेंस होता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। कहने का मतलब क्या है, कि जब यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं तो पारिवारिक जो अर्थव्यवस्था होती है वो सुचारू रूप से चलती है पारिवारिक बजट की वजह से। तथा परिणाम स्वरूप क्या होता है, पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि बनी होती है, क्योंकि जानते हैं निरसन से ज़्यादातर जो कला क्लेश का कारण बनता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं से धन भी होता है, संपत्ति भी होती है। तो पारिवारिक सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होने के लिए डिस्टेंस क्या है, पारिवारिक बजट जो होता है एक अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है डिस्टेंस, ये पॉइंट नंबर आपका 5 हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखकर ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक की चेकबुक एवं पासबुक में क्या अंतर है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा। बैंक की चेकबुक एवं पासबुक में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि पासबुक, देखिए पासबुक का उपयोग क्या होता है, खाता में लेन देन का विवरण को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पासबुक क्या होता है, पासबुक मतलब जो आप ऐसा बुक जो आपके पास हो, यानी किसी भी लेन देन का जो पूरा रिकॉर्डेड आपके पास क्या हो और रखा हुआ हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पासबुक। और ये आप लोगों के पास भी स्वाभाविक होगा, इसको आप जान भी रहे हैं, लेकिन कैसे लिखना होता है चीज़ों को जानते हैं हम लोग, लेकिन उसको लिखना बड़ा कठिन हो जाता है, कभी कभी लोग नहीं लिख पाते हैं। वही मैं डिस्टेंस आप लोग को गाइड कर रहा हूँ। पासबुक का देखिए उपयोग क्या होता है, खाता में लेन-देन का विवरण को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चेक बुक का उपयोग किसी को पैसे देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पैसे देने के लिए, देखिए कहते हैं ना कि चेक काट दिए भैया, चेक दे दिए, चेक बजा रहे हैं वहाँ पर, या चेक ला दिए, चेक चला गया। तो आजकल बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है बिज़नेस वगैरह जो है वो कहीं न कहीं से चेक के माध्यम से ही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पासबुक वगैरह के इस्तेमाल किया जाता है, यानी सामने वाले व्यक्ति को पैसे देने के लिए चेकबुक के एक पेज पर पैसे भरने और हस्ताक्षर करने के उपरांत उस पेज को फाड़ कर देने के क्रम में सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, चेक के माध्यम से पैसे निकाल लेता है या पैसे वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे किसी को कोई चेक काट दिया, चेक काट के साइन वगैरह जो काट देते हैं, तो बैंक में अब वो
क्योंकि उनको अथॉरिटी मिल जाती है कि हाँ, अब भैया इनको इन व्यक्ति को बार-बार आने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनका चेक भी आ जाएगा तो उसी के बेस पर काम हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एडिशंस यहाँ पर। देखिए एडिशंस एक बात मैं आप लोग को और भी बताता चलूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर मिलेगा आप लोग को 950-690-227 नाम का। उस नंबर से जॉइन हो जाइए और कुछ भी नहीं करना, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और उसे दूर तक फैलाए एडिशंस। और याद रखिएगा, डीजे सर का वादा बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। तो डिस्टेंस ये नंबर तभी आप लोग को मिलेगा जब आप सब लोग भी कम से कम ये 1 महीने जो है परिश्रम जमकर करेंगे और रेगुलरली कम से कम 2 से 3 घंटे इस चैनल यानी डीजे सर चैनल से स्टडी ज़रूर करेंगे। देखिए अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले मुख्य रोगों के नाम बताइए डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अशुद्ध जल के माध्यम से फैलने वाले रोग। देखिए हैजा और टाइफाइड। देखिए हैजा की देखिए बात होती है, हैजा भी अपने समय का बहुत ही खतरनाक ये रोग फैला हुआ था और टाइफाइड तो देखिए ये तो इस समय भी देखा जाए तो स्वाभाविक है। बुखार जैसी खतरनाक बीमारियां जो होती है वो अशुद्ध जलों की वजह से ही होता है। अन्य देखिए जल जनित रोगों में अगर बात करें डिस्टेंस, देखिए दस्त की बात होती है, पेचिस पड़ता है, पोलियो वगैरह का देखिए समस्या जो होता है, मेनिंजाइटिस से, ये सभी के सभी जो है वो अशुद्ध जलों के समस्या की वजह नहीं दूषित जल की वजह से ही ये सभी चीज़ें होती हैं। धुलाई के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जैसे धुलाई वगैरह कहीं हम लोग करा रहे हैं, कोई चीज़ें हो रही है, तो धुलाई के लिए क्या होता है? जब धुलाई वगैरह होता है तो धुलाई के लिए अशुद्ध पानी से त्वचा और संक्रामक नेत्र रोग जैसे ट्रैकोमा हो सकता है। ट्रैकोमा देखिए रेजिस्टेंस ट्रैकोमा हो जाता है। ट्रैकोमा से क्या होता है? दृश्य हानि या अंधापन हो सकता है। तो रेजिस्टेंस कहने का मतलब क्या है? ये एक अगर दूषित जल है तो उसके 1-2 नहीं, बड़े लेवल पर वो क्या करता है? अफेक्टेड करता है ना, प्रभाव डालता है वो, ठीक है ना? तो ये इफ़ेक्ट जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। चलिए डिस्टेंस हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्नों की संख्या में, प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए 9 हम लोग का प्रश्न क्या है? वृक्षारोपण से क्या लाभ है? बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? देखिए डिस्टेंस वृक्षारोपण के बारे में हम लोग बात करें तो वृक्षा को रोपण का मतलब है कि वृक्षों को रोपण करना ना। तो वृक्षारोपण का मतलब क्या हो गया कि बुनियादी लाभ। देखिए पहले हम लोग तो बात करेंगे आप बुनियादी लाभ क्या है। तो वे जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो सबसे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है डिस्टेंस की। हम लोग कहा जाता है कि पानी भैया पानी वगैरह हो गया, जिसे कहा गया कि भोजन है। भोजन के बिना आप एक दिन रह सकते मतलब रह लेंगे, लेकिन पानी के बिना थोड़ा दुर्लभ हो जाता है। लेकिन अगर पता चला आप ऑक्सीजन के बिना ही रहना है तब तो और भी दुर्लभ हो जाता है। लेकिन पल भर का भी व्यक्ति को जो है पॉसिबिलिटी बहुत दुर्लभ हो जाता है। तो ऑक्सीजन तो पहली बात है ही। और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। कौन? वृक्षारोपण। वृक्षों के द्वारा ये चीज़ें पॉसिबल है। हालाँकि दोस्तों देखिए इतनी ही केवल बातें नहीं है केवल कि देखिए यहाँ पर तो बातें आप लोग के साथ हो गई। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया कि हाँ, क्या है, ऑक्सीजन आपने ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने छोड़ दिया। और वैसे मेडिसिन्स पौधे क्या करते हैं? केवल देना जानते हैं मेडिसिन्स। कितनी चीज़ें आप लोग को मिलता है उनसे, ये चीज़ें आप लोगों को होता है खुद ही मतलब देखिए ध्यान से। देखिए पेड़ ना सिर्फ़ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि फल। उन पर इतने मीठे-मीठे फल लगते हैं लेकिन वो अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, फलों को देते हैं। लकड़ी हो गया उसे देते हैं, फाइबर देते हैं, रबर वगैरह हो गया आदि और भी बहुत कुछ प्रदान करते हैं। मतलब कहने का मतलब बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें जो हैं वो हमें वृक्षारोपण के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। पेड़ पशुओं और पक्षियों के लिए आश्रय का भी काम करते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, कितने लोग हैं जो जैसे अब आदिवासी तौर पर हम लोग लोगों को लेकर बात करें तो क्या वनों में लोग नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल रह रहे हैं। पशु, पक्षी, जानवर के लिए तो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वो, उसके साथ ही साथ इंसानों के लिए भी कुछ बहुत ही उपयोगी है वृक्षारोपण, ठीक है? लकड़ी वगैरह का एक मामूली उपयोग नहीं है वनों का या वृक्षारोपण का, ये बहुत बड़े पैमाने पर इसका बहुत व्यापक उपयोग है। अगर इसके व्यापक उपयोग को लिखते चला जाए डिस्टेंस तो 3 घंटे में पता चला कि केवल इसका विस्तार भी लिखते जाएँगे तब भी समझ लीजिए वो कम ही पड़ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर डिस्टेंस। देखिए आज के इस सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी रहेगा और क्लास 12th की जितनी भी बालिकाएँ हैं, क्लास 10th की जितनी भी बालिकाएँ हैं वो इस चैनल का लिंक एकदम पूरे डिस्टेंस पूरे उत्तर प्रदेश में फैला दीजिए और उसके साथ ही साथ बिहार बोर्ड के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चैनल और एमपी बोर्ड की बात हो गई, उत्तराखंड बोर्ड की बात हो गई, तो सभी जिलों सभी राज्यों में फैलाइए, सभी राज्यों के सभी जिलों में। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग देखिए क्या होता है डिस्टेंस रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों से होता है, जैसे प्रोटोजोआ की बात हो गई, प्रोटोजोआ से होने वाले, कवक से होने वाले, जीवाणु देखिए इसमें देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जीवाणु की बात हो गई और वायरस इत्यादि कारण होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। अभी देखिए कोरोना वायरस जो आया हुआ था, देखिए कितने बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित किया हुआ था, संक्रामक रोगों में कोरोना वायरस भी था। नहीं कहा कहते हैं 2 इतने फुट की जो 2 गज की दूरी ज़रूरी है, इन मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र लगाना है, किसी का हाथ नहीं देखिए बताइए कैसे लोग उस समय एक-दूसरे से बच-बचा के कैसे रहते थे। संक्रामक रोगों में एक शरीर से
अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोग जो हैं इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस संक्रामक रोगों के उदाहरण में ही इन सभी को हम लोग देखते हैं। कौन-कौन हो गया? जैसे मलेरिया की बात हो गई, टाइफाइड का बात हो गया, चेचक का बात हो गया। देखिए चेचक जिसे हम लोग माता, छोटी माता, बड़ी माता के तौर पर देखते हैं, तो वो भी देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोगों के सभी महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। तो दोस्तों ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा आप लोग के तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिएगा। और दोस्तों ये बहुत ही उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, ये नंबर मैं जो दे रहा हूँ, इस नंबर के थ्रू दोस्तों आप ज्वाइन हो सकते हैं, डीजे सर चैनल की सदस्यता को और गहराई से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 950 690 285, 950 690 285 7 नाम का जो ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए डीजे सर चैनल से और प्राप्त कीजिए जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं डीजे सर चैनल पर। तो ऑडिशंस और पहली बात तो यूट्यूब पर ही ऑडिशंस आप लोग को फ्री में इतने ज़्यादा लेक्चर मिल जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, स्टेट बोर्ड के, तो ये उनके लिए तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ऑडिशंस इस चैनल के हेल्प के रूप में आपको बस इतना काम करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर्स इसे शेयर जरूर कीजिएगा। डीजे सर की नैया बनेगी आपके बोर्ड की खवैया। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, एकदम सही ट्रैक पर आप आए हुए हैं। डीजे सर चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो क्लास 10th और 12th की वे बालिकाएं जो कि गृह विज्ञान को ली हुई हैं, वो वीडियो में अंत तक बनी रहेंगी, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये क्लास 10th की बालिकाओं के लिए समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र का काम करेगा ये जो लेक्चर है। और यहाँ से एक दो प्रश्न जो है वो क्लास 12th की बालिकाओं को भी मिल सकता है। तो वीडियो को ये बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करना है। इतना काम आप लोग को जरूर करना है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग गृह विज्ञान का। देखिए पहला प्रश्न ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलाई किट बनाने से क्या लाभ होता है? सिलाई किट बनाने से क्या लाभ होता है? देखिए दोस्तों, इससे समय की बचत होती है। क्या होता है? समय की बचत होती है तथा उपकरण ढूंढने की परेशानी से भी बचा जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर व्यवस्थाओं को आप सही जगह पर रखेंगे, सही तरीके से रखेंगे, तो उसे ढूंढने में, उसे प्राप्त करने में आपको तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होता है। उसे तुरंत आप लोग प्राप्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त क्या होता है, सदैव सिलाई किट में ही आवश्यक उपकरण रखने की आदत से किसी भी उपकरण के खो जाने का डर नहीं रहता, आशंका नहीं रहती है, वो समाप्त हो जाता है। और सिलाई किट में वस्त्रों की सिलाई के लिए आवश्यक सभी उपकरण और सामग्री एक साथ मिल जाती है। यानी जब जिसका जरूरत पड़ता है वो तुरंत उसमें से आप जाइए, जो भी सिलाई किट आप रखे हैं उसमें तुरंत देखिए और तुरंत अपना काम आगे बढ़ाइए। उसमें रुकना तनिक से भी आप लोग को नहीं पड़ेगा और समय और श्रम की भी बचत होती है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं दूसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। कपड़ा काट लेने से पहले उसे नाप लेना क्यों आवश्यक है? भाई जाहिर सी बात है, ये तो स्वाभाविक है, इसके बारे में तो आप अच्छे से लिख लेंगे। देखिए कपड़ा काटने से पूर्व क्या होता है, सही ढंग से नाप लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे ये ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा आवश्यकता अनुसार लिया गया है या नहीं। क्या ऐसा ना हो कि फालतू कपड़ा निकल जाए, ज़्यादा निकल जाएगा तब भी दिक्कत है, कम होगा तब भी दिक्कत होगा। यदि देखते हैं आप लोग सिलने के लिए कपड़े को दर्जी के पास देते हैं तो थोड़ी सी फिटिंग अगर बिगड़ता है आप लोग को, तो देखते हैं आप लोग कितना बुरा लगता है। तो कहने का मतलब वही है, इसी वजह से क्या होता है, सही ढंग से नाप लेना बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। यदि कपड़ा आवश्यकता से अधिक होता है तो फालतू कपड़े को काट कर अलग कर लिया जाता है। ठीक है ना, ताकि भाई किसी और कामों में उस कपड़े को यूज कर लिया जा सके। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो उचित नाप लेना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, सिलाई किट में रखी जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए दोस्तों क्या होता है, कढ़ाई का वस्त्र हो गया, विभिन्न रंग के कढ़ाई के धागे हो गए, सुइयाँ हो गई, पेंसिल हो गया, कार्बन पेपर हो गया, कढ़ाई के लिए फ्रेम हो गया अथवा अड्डा हो गया। कहने का मतलब क्या है, कढ़ाई का वस्त्र हो गया, विभिन्न रंग के कढ़ाई के धागे जो हो गए, सुइयाँ हो गई, पेंसिल हो गया, कार्बन पेपर हो गया एवं कढ़ाई के लिए फ्रेम अथवा अड्डा हो गया। तो ये सभी जो है सिलाई किट हैं और यहाँ पर 4 ही वस्तुओं को पूछा गया था। मैंने तो पूरा का पूरा आप लोगों को सिलाई किट के बारे में ही बता दिया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को उसमें रखा जाता है। ठीक ना।
चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस नंबर को देख लीजिए 950 690 250 तो जो ये लेक्चर आप सुन रहे हैं इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, इस नंबर पर जाइए, आप लोग को व्हाट्सएप मैसेज करना है और ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है डिस्टेंस, तो याद रखिएगा 1 महीने का जो परिश्रम है आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग पहचान देगा। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिस्टेंस जब इसे आप दूर तक फैलाएंगे। डीजे सर का वादा बोर्ड में दिलाएंगे नंबर ज़्यादा। कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को बस इस चैनल से रेगुलरली 2 से 3 घंटे स्टडी करना है, जमकर 1 महीने कर लीजिए। निश्चित तौर पर आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर पाने से कोई नहीं रोक सकता। कपड़ा काटने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों आवश्यक है? कपड़ा काटने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों आवश्यक है? देखिए, ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? पूर्व सही ढंग से नाप लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा आवश्यकता अनुसार लिया गया है या नहीं है। कहने का मतलब ड्राफ्टिंग का मतलब होता है सही माप को ले लेना, ये ड्राफ्टिंग कहलाता है, क्योंकि इससे ज्ञात हो जाता है कि कपड़ा आवश्यकता अनुसार लिया गया है या नहीं लिया गया। यदि कपड़ा आवश्यकता से अधिक होता है तो फालतू कपड़े को काट कर अलग कर लिया जाता है। तो ड्राफ्टिंग इसी प्रकार से ड्राफ्टिंग जो होता है अपना वर्क करता है। ठीक है डिस्टेंस, तो ड्राफ्टिंग एक वर्ड है यहाँ पर जो यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। देखिए 5वां हम लोग का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या डिस्टेंस, सिलाई मशीन की सुई टूटने के मुख्य कारण क्या होते हैं? देखिए, सिलाई मशीन जो होता है वो टूट क्यों जाता है, क्या वजह है कि वो टूट जाता है? देखिए, सिलाई मशीन इस्तेमाल करते वक्त ये जानना जरूरी है कि क्या आप सही सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रही हैं। जो भी आप जिस सुई का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या वो उसी मशीन में लगने लायक है, उसी नंबर की मशीन के लिए वो सुई है? कई बार गलत सुई की वजह से भी मशीन का धागा बार बार टूटने लगता है। ये देखिए बहुत तो बात है। साथ ही साथ क्या होता है डिस्टेंस की जो सुई की सेटिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं से तो सेटिंग की बात हो गई यहाँ पर। सुई की सेटिंग कपड़े के हिसाब से बदलनी पड़ती है। सुई का नंबर देखिए क्या होता है, 8 से 18 तक होता है। ठीक है ना, तो नंबर के हिसाब से भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है जब नंबर सही लगाएंगे आप तो स्वाभाविक रहता है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए ये भी प्रश्न हम लोग का इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में रखा गया है। भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? भोजन को यदि पकाया जाता है तो क्या लाभ होता है? देखिए, पके भोजन के क्या क्या फायदे होते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, पकाने से भोजन नरम भी हो जाता है। क्या हो जाता है? नरमी आ जाती है उसमें, भोजन क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। इससे भोजन को चबाना निगलना और पचाना आसान हो जाता है। कहने का मतलब कि चबाना निगलना और पचाना आसान हो जाता है। कहने का मतलब जैसे पहले लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, जो भी सर्वाहारी थे, तो वो मांस मीटों को जब लेते थे खाते तो वो उसको कूचते थे। अब वो पता चला समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन उसको पकाने की एक प्रथा चली। सब्जी वगैरह में भी कैसे हैं जिसको पता चला कि वैसे ही खाना तो वो खा ही नहीं पाएंगे आप उसको। तो चबाना निगलना और पचाने को सही करने के लिए देखा जाए तो भोजन को पकाना ही है। पकाना उसका एक प्रोसेस लाया गया। पकाने से स्वाद देखिए क्या होता है डिस्कस, वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बेहतर हो जाता है। और पकाना खाने के आकर्षण को बनाता है, यानी उससे लोग क्या होते हैं, भोज्य पदार्थों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग का प्रश्न संख्या 6। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 7वें प्रश्न की ओर। देखिए 7वां हम लोग का प्रश्न क्या है। प्रश्न जितने भी एडिशन सब एक से एक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और छठे हुए प्रश्न हैं और पूछे जाने की इन प्रश्नों की संभावना भी पूरी की पूरी बनी हुई है, चाहे वो 10th की बालिकाएं हों चाहे वो 12th की बालिकाएं हों। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि इसे अपने क्लासमेट पर आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा इस चैनल के साथ पढ़ने के साथ ही साथ आप लोग को इस चैनल का लिंक भी शेयर करते रहना है। चलो लग जाएं 1 महीने, चलो लग जाएं 1 महीने, क्योंकि कुछ करके दिखाना है। आ गया है बोर्ड, अपनी अलग पहचान बनाना है। डीजे सर का कहना है इस चैनल से रेगुलर पढ़ते रहना है। डीजे सर का कहना है इस चैनल से रेगुलर पढ़ते रहना है। तो इन सभी बातों को याद रखिए एडिशंस। भोजन पकाने की विधियों का नाम क्या है? देखिए, भाप में पकाना क्या हो जाता है एडिशंस, भाप में पकाना हो जाएगा। प्रेशर द्वारा पकाना, प्रेशर कुकर द्वारा पकाना। तलना, तल देते हैं तो बेकिंग कर देना। उसको भून देना और उसको साथ ही साथ उबाल देना। कहने का मतलब है भाप में पकाना, प्रेशर कुकर के द्वारा पकाना या प्रेशर द्वारा पका देना, तलना, उसे बेकिंग कर देना, भूनना या उबालना। ये भोजन को पकाने की महत्वपूर्ण रूप से विधियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 7वां आप लोग का प्रश्न हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखिए, भूनने व सेंकने में क्या अंतर है? भूनना यानी भोजन को जब आप भून रहे हैं तो कोई भी खाद्य सामग्री भून रहे हैं उसे और उसे सेंक रहे हैं, तो सेंकने और भूनने में क्या अंतर है? देखिए, अंतर कोई भी होता है डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पूछता बहुत तेज है। भूनते समय क्या होता है डिस्टेंस, भोज्य पदार्थ आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता है। जब भून रहे हैं उसको तो आग के प्रत्यक्ष संपर्क में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है वो नहीं आता है। जबकि सेका जब जाता है उसे तो सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। ठीक है ना? भूनना, जैसे मीट वगैरह लिया, आप मांस लिए तो उसे आप भून रहे हैं, जैसे कढ़ाई के अंदर तेल डालकर आप उसे भून रहे हैं। और देखते हैं कभी-कभी क्या होता है, अंगीठी के ऊपर जस्ट उसको सेका जाता है ना, तंदूरी वगैरह जैसे आप लोग देखते होंगे। और उसके साथ ही साथ बाल वगैरह का देखते हैं, जब बाल की जो छोटी-छोटी दाने निकलते हैं, छोटे-छोटे दाने निकलते हैं, तो उसको तेल में क्या होता है, भूना जाता है, भीगा जाता है, मतलब उसे भून देते हैं लोग। तेल में भून देते हैं तो वो मुलायम लगता है, अच्छा लगता है खाने में। तो उसे भूनना हो गया, मतलब डायरेक्ट क्या हो रहा है कि जो प्रत्यक्ष रूप से आग नहीं मिल रही उसे। लेकिन सेंकने का मतलब क्या है कि सेंकने का मतलब कि जब डायरेक्ट बाल को देखते हैं आग पर रख दिया गया है, ठीक है ना? तो इस तरीके से भूनने और सेंकने को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है? शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है, इस पर हम लोग चलिए बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9वां प्रश्न हम लोग का है, शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है? जल हमारे शरीर के लिए क्या होता है दोस्तों, अंदरूनी अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। क्या करता है? अंदरूनी अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। जल हमारे शरीर को सूखा होने से बचाता है। जल हमारे शरीर के अंदर के अंगों को स्वस्थ रखता है और उन्हें स्वच्छ करता है। जल हमारे शरीर से क्या होता है दोस्तों, विजातीय तत्वों को बाहर निकालता है। हमारे शरीर से विजातीय तत्व बाहर ही ना निकलें और हमारा शरीर रोगों का घर बन जाए। अगर दोस्तों ऐसा ना हो तो ये चीज़ें दिक्कत होती हैं, प्रभावित होती हैं। इसीलिए कहता है कि पर्याप्त मात्रा में पानी वगैरह भी जो होता है वो पीते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग आगे दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रश्न संख्या जो, तो शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है, तो इस पर तो बातें हो गई आप लोगों के साथ। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? रेखांकित चेक किसे कहते हैं? ठीक है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? जब किसी चेक पर बाईं ओर के ऊपरी हिस्से, बाईं ओर का ऊपरी हिस्सा, कहने का मतलब डिस्टेंस जब मिलता है चेक वगैरह देखते नहीं यहाँ पर, जैसे जैसे बाईं, जैसे कहा गया कि ऐसे देखिए क्रॉस लाइनिंग दिखाया जाता है ना, तो दो आड़ी रेखाएं खींच दी जाती है। क्या की जाती है? दो आड़ी रेखाएं खींच दी जाती हैं, तो उसे ही रेखांकित चेक कहते हैं। ठीक है, रेखांकित चेक की यह विशेषता है कि उसका भुगतान नकद में नहीं दिया जाता है, बल्कि चेक में लिखी हुई रकम आदाता यानी पेई के या आदाता के आदेश प्राप्त व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है। ठीक है ना? तो रेखांकित चेक होता है, मतलब जो अमाउंट होता है तो उसको क्या किया जाता है, व्यक्ति को प्राप्त ना हो के मतलब क्या किया जाता है, जो वही व्यक्ति हैं तो उनके अकाउंट या जो उन मतलब उनमें भेज दिया जाएगा। रकम जो होता है व्यक्ति के खाते में सीधे जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग रेखांकित चेक बोलते हैं। तो डिस्टेंस ये रहा आज का यह महत्वपूर्ण सेशन गृह विज्ञान की बालिकाओं के लिए, जो कि क्लास 10th और 12th की हैं। तो डिस्टेंस एक काम आप लोग को ज़रूर करना है कि डीजे सर चैनल का लिंक फैला दीजिए गली गली। चलिए इसी पर मैं आप लोग को दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। डीजे सर के लिंक सभी तो अब बिखराओ गली गली, डीजे सर के लिंक सभी तो अब बिखराओ गली गली, पढ़ लो रे कोई डीजे सर से सुर मचाओ गली गली। तो डिस्टेंस ऐसा ही आप लोग करना है, इसे दूर तक फैलाइए, क्योंकि लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना ना कि गानों का रेमिक्स बजाना। तो डिस्टेंस से दूर तक फैलाइए। और समय बिल्कुल भी आप लोग के पास नहीं है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग के सर पर है। ठीक है, डिस्टेंस तांडव कर रहा है, तो उसकी तांडव को आप लोग जवाब अगर बेहतर तरीके से देना चाहते हैं तो आप अभी से लग जाइए। और 1 से 2 महीने का जो समय बचा हुआ है, अब तो वो भी समय नहीं बचा हुआ है, मात्र 15 दिन आप दूर है अपने एग्जामिनेशन से। 16 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और 4 मार्च को आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। तो जीरो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है। समय से हर काम कीजिए, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। और जाड़ा समाप्त नहीं होगा, आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी जाड़े में ही होगा। ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा ये जो 1 महीने का समय है, ये आप लोग के लिए बहुत जटिल रहने वाला है। लेकिन डियर्स, मैं आप लोग को यही कहूँगा कि 2 से 3 घंटे जो समय है डीजे सर चैनल पर ज़रूर दीजिएगा,
क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जब आप तैयार कर लेते हैं तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप पेपर देते हैं तो किसी भी ऊंचाई को, यानी बोर्ड की किसी भी ऊंचाई को आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराई से भी धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल का लिंक जो है उसे शेयर जरूर करेंगे।